नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे दौर की जब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बिखरने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने ना सिर्फ पार्टी को बचाया बल्कि उसकी शक्लो सूरत ही हमेशा के लिए बदल दी। आइए कांग्रेस की इस वापसी की दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हमारे बीच नहीं रहे थे और पूरा देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। इसी उथल-पुथल भरे समय को कई विशेषज्ञ खतरनाक दशक का नाम देते हैं। तो आखिर इसे खतरनाक दशक क्यों कहा गया? वजहें कई थीं और बहुत बड़ी थी। एक तरफ देश में जबरदस्त गरीबी और आर्थिक असमानता थी, तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक और क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहे थे। इसी बीच देश को दो युद्ध भी लड़ने पड़े और इन सबसे ऊपर एक बड़ा सवाल हवा में तैर रहा था, नेहरू के बाद देश को कौन संभालेगा? इन सब ने मिलकर देश और सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया था जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अचानक निधन ने इस उत्तराधिकार के संकट को और भी गहरा कर दिया और यहीं से कहानी का रुख इंदिरा गांधी के उदय की तरफ मोड़ता है। एक ऐसा फैसला जिसके नतीजे शायद ही किसी ने सोचे होंगे। तो प्रधानमंत्री पद के लिए दो मुख्य दावेदार थे। एक तरफ थे मोरारजी देसाई, जो एक अनुभवी और कद्दावर नेता थे, और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी, जिन्हें उस वक्त राजनीति में काफी नया माना जाता था। अब पार्टी के जो सबसे ताकतवर नेता थे, जिनका एक गुट था जिसे सिंडिकेट कहते थे, उन्होंने इंदिरा का समर्थन किया। उन्हें लगा कि अरे इंदिरा तो नहीं है, अनुभवहीन है, हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगी। लेकिन ये उनकी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। तो ये सिंडिकेट था क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये कांग्रेस के अंदर के ही कुछ बहुत पावरफुल और पुराने नेताओं का एक ग्रुप था। के कामराज, एस.के. पाटिल जैसे नेताओं का पूरी पार्टी मशीनरी पर कंट्रोल था। उन्हीं का फैसला था कि इंदिरा प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी ये सोच कि वो इंदिरा को कंट्रोल कर लेंगे बहुत जल्द ही गलत साबित हो गई। और फिर आया साल 1967 और अपने साथ लेकर आया एक सियासी भूचाल। ये वो चुनाव था जिसने भारतीय राजनीति में एक भूकंप ला दिया। ये वो पल था जब पहली बार कांग्रेस पार्टी की नींव हिल गई और उसका दशकों पुराना एक छत्र राज खत्म होता हुआ दिखाई देने लगा। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। कांग्रेस को लोकसभा में किसी तरह बहुमत तो मिल गया, लेकिन सीटें घटकर सिर्फ 283 रह गईं। ये पार्टी का तब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। हालत ये थी कि सिंडिकेट के कई बड़े बड़े नेता, जैसे खुद के कामराज, अपना चुनाव हार गए। ये एक जोरदार संदेश था कि कांग्रेस का किला अब वैसा मजबूत नहीं रहा। इस चुनाव ने भारत की राजनीति का नक्शा ही बदल के रख दिया। सोचिए, 9 राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। यहीं से भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई और गैर कांग्रेसवाद जैसी एक नई सोच पैदा हुई। और हां, एक और नई और बहुत ही अस्थिर करने वाली चीज शुरू हुई, दल बदल की राजनीति। ये गैर कांग्रेसवाद का फंडा दिया था समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था कि सारी विपक्षी पार्टियां, भले ही उनकी विचारधारा कितनी भी अलग क्यों ना हो, उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए एक साथ आ जाना चाहिए। और 1967 के चुनाव में ये रणनीति काफी हद तक कामयाब भी रही। और इसी दल बदल की राजनीति से एक मुहावरा निकला जो आज भी इस्तेमाल होता है, आया राम गया राम। ये उस दौर को दिखाता है जब चुने हुए विधायक अपने निजी फायदे के लिए आज इस पार्टी में तो कल उस पार्टी में चले जाते थे। इससे सरकारों में भयानक अस्थिरता आ गई थी। अब 1967 के झटके के बाद कांग्रेस के अंदर की लड़ाई सड़क पर आ गई। ये एक सीधी टक्कर थी। एक तरफ थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ वही सिंडिकेट जिसने उन्हें कुर्सी पर बिठाया था। इस लड़ाई का नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता था, पार्टी का टूटना। और इस लड़ाई का क्लाइमैक्स आया 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में। हुआ ये कि सिंडिकेट ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, नीलम संजीव रेड्डी को। इंदिरा गांधी ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाके उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को सपोर्ट कर दिया और अपने सांसदों से कहा कि वो पार्टी के विप को भूलकर अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। ये खुली बगावत थी। नतीजा क्या हुआ? पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार चुनाव हार गया। ये सिंडिकेट की सीधी और करारी हार थी और यहीं से कांग्रेस के 2 टुकड़े होने का रास्ता साफ हो गया। और बस यहीं पर कांग्रेस टूट गई। आधिकारिक तौर पर 2 टुकड़े हो गए। एक बनी कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, जो सिंडिकेट के पुराने नेताओं की पार्टी थी, और दूसरी थी कांग्रेस आर, जिसकी नेता थी इंदिरा गांधी।
अब असली लड़ाई इस बात की थी कि देश की जनता असली कांग्रेस किसे मानती है। अब पार्टी तो टूट गई और इंदिरा गांधी की सरकार संसद में अल्पमत में आ गई। यहां से उन्होंने एक ऐसा दांव चलाया, एक ऐसा जुआ खेला जिसने सबको हैरान कर दिया और भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। इस पूरी रणनीति का एक बड़ा हथियार था प्रिवी पर्स का मुद्दा। अब ये प्रिवी पर्स क्या था? दरअसल जब देसी रियासतें भारत में शामिल हुई थीं, तो उनके राज परिवारों को सरकार की तरफ से कुछ खास भत्ते और सुविधाएं दी जाती थीं। इंदिरा गांधी ने इसे खत्म करने का वादा किया। इस एक चाल से उन्होंने खुद को आम जनता का हीरो और अमीरों और राजा महाराजाओं के खिलाफ खड़ा दिखा दिया। और फिर आया वो नारा, वो दो शब्द जिन्होंने इतिहास बदल दिया, गरीबी हटाओ। ये सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं था, ये देश के करोड़ों गरीबों के लिए एक उम्मीद की किरण थी। एक इतना सीधा, इतना शक्तिशाली संदेश कि इसके सामने विपक्ष का बनाया हुआ पूरा ग्रैंड अलायंस फीका पड़ गया। तो इंदिरा गांधी की स्ट्रैटेजी क्या थी? देखिए कितनी ब्रिलियंटली प्लान की गई थी। सबसे पहले समय से 1 साल पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी, जिससे विपक्ष को तैयारी का मौका ही नहीं मिला। फिर पूरा चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पर लड़ा, गरीबी हटाओ। उन्होंने इस चुनाव को अमीर बनाम गरीब, प्रिविलेज्ड बनाम आम आदमी की लड़ाई बना दिया और खुद को गरीबों के मसीहा के तौर पर पेश किया। और नतीजा आपके सामने है। बस एक नंबर देखिए, 375। इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने मिलकर इतनी सीटें जीती। ये एक तरफा, जबरदस्त और ऐतिहासिक जीत थी। इस जीत ने इंदिरा गांधी को भारत की सबसे ताकतवर, निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित कर दिया। कांग्रेस की सत्ता में शानदार वापसी हुई थी। तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी तो हो गई, जबरदस्त वापसी हुई, लेकिन एक सवाल पीछे रह गया, क्या ये वही कांग्रेस थी जो पहले थी? इस पूरी उठापटक में पार्टी का जो अंदरूनी ढांचा था, जो संगठन था, वो खत्म हो चुका था। अब पार्टी संगठन पर नहीं बल्कि पूरी तरह से एक करिश्माई नेता पर निर्भर हो गई थी। इस पुनर्स्थापना ने कांग्रेस पार्टी को तो एक नई जिंदगी दे दी, लेकिन भारतीय राजनीति पर इसका आगे चलकर क्या असर हुआ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस दौर की जिसे खतरनाक दशक कहा गया। ये वो समय था जब कांग्रेस पार्टी, जो आजादी की लड़ाई की पहचान थी, अपने ही वजूद की लड़ाई लड़ रही थी। तो चलिए समझते हैं कांग्रेस सिस्टम के इस संकट और फिर उसकी जबरदस्त वापसी की पूरी कहानी। 1960 इस दशक को अक्सर डेंजरस डिकेड यानी खतरनाक दशक कहते हैं, पर ऐसा क्यों? असल में ये वो वक्त था जब भारत एक नौजवान देश के तौर पर कई बड़ी मुश्किलों से एक साथ जूझ रहा था। इतनी बड़ी मुश्किलें कि देश की एकता ही दांव पर लग गई थी। और ये खतरा कोई मामूली नहीं था। देखिए, एक तरफ गरीबी और अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी, जो समाज को अंदर से खोखला कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ धर्म और क्षेत्र के नाम पर अलग अलग ताकतें सिर उठा रही थीं। माहौल ऐसा था कि डर लगने लगा था कि कहीं देश का ताना बाना ही न टूट जाए। नेहरू जी के निधन के बाद तो जैसे देश की राजनीति में एक के बाद एक भूचाल आ गए। पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की कमान संभाली, पर उनके छोटे से कार्यकाल में ही देश को जंग और भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। और फिर 1966 में ताशकंद में उनकी अचानक मौत ने देश को एक बार फिर उसी सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया, अब अगला प्रधानमंत्री कौन? इसी मुश्किल भरे दौर में शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि उस वक्त की दो सबसे बड़ी चुनौतियों का जवाब था। सरहद पर हमारे जवान लड़ रहे थे और देश के अंदर किसान अनाज की कमी से। इस एक नारे ने पूरे देश को जैसे एक सूत्र में बांध दिया था। शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए दो बड़े नाम सामने आए। एक थे तजुर्बेकार मोरारजी देसाई और दूसरी थीं जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। देसाई के पास अनुभव था, लेकिन पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, उन्होंने इंदिरा गांधी का साथ दिया। उन्हें लगा कि इंदिरा नई हैं, राजनीति में अनुभव कम है, तो वो उनके इशारों पर चलेंगी। तो सवाल उठता है कि ये सिंडिकेट था क्या? ये कांग्रेस के वो बहुत पुराने और पावरफुल नेता थे जो असल में पार्टी के किंग मेकर थे। पार्टी संगठन पर इनकी मजबूत पकड़ थी। उनका इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला एक सोची समझी चाल थी, ताकि कंट्रोल की असली चाबी उन्हीं के हाथों में रहे। अब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं और देश चौथे आम चुनाव की तरफ बढ़ रहा था।
पर यह चुनाव कांग्रेस के लिए एक ऐसा राजनीतिक भूकंप साबित हुआ जिसने हमेशा हमेशा के लिए ये भ्रम तोड़ दिया कि कांग्रेस को हराया नहीं जा सकता। जरा सोचिए, चुनाव से ठीक पहले देश की हालत क्या थी। अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। मॉनसून ने धोखा दे दिया था, जिससे सूखा पड़ गया था। रुपए की कीमत गिर गई थी, महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही थी। ऊपर से लड़ाइयों की वजह से सेना पर भी खर्च बढ़ गया था। इन सब वजहों से लोगों में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा भर गया था। और जब 1967 चुनाव के नतीजे आए तो एक नंबर ने सबको हैरान कर दिया, 283। ये लोकसभा में कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा था। हाँ, सरकार बनाने के लिए बहुमत तो था, लेकिन आजादी के बाद ये कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन था। ये इस बात का साफ संकेत था कि कांग्रेस का एक छत्र राज अब खत्म हो रहा था। इसे राजनीतिक भूकंप कहना बिल्कुल सही था। कांग्रेस सिर्फ 9 राज्यों में चुनाव ही नहीं हारी, बल्कि पार्टी के कई बड़े बड़े दिग्गज नेता जैसे के कामराज और अतुल्य घोष अपनी खुद की सीट तक नहीं बचा पाए। ये भारतीय राजनीति में एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। तो ये हुआ कैसे? इसके पीछे एक बड़ी रणनीति काम कर रही थी, जिसे नाम दिया गया गैर कांग्रेसवाद। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने ये आइडिया दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस का राज देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, इसलिए सारी विपक्षी पार्टियों को अपना अपना झगड़ा भूलकर एक साथ आना चाहिए ताकि कांग्रेस को हराया जा सके। 1967 के चुनाव ने भारतीय राजनीति को एक और नया शब्द दिया, दल बदल। इसका मतलब था कि कोई नेता एक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते और फिर दूसरी पार्टी में चला जाए। कई राज्यों में सरकारें बनाने और गिराने के लिए एमएलएस की खरीद फरोख्त का खेल शुरू हो गया, जिसे हम आज हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। दल बदल की इसी आदत पर एक मजेदार जुमला भी बना, आया राम गया राम। ये कहानी हरियाणा के एक विधायक गया लाल की है, जिन्होंने 15 दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। ये जुमला उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक बन गया था। चुनाव के इन खराब नतीजों ने कांग्रेस के अंदर चल रही पावर की लड़ाई को और भड़का दिया। अब तक जो लड़ाई बंद दरवाजों के पीछे थी, वो खुलकर सामने आ गई। एक तरफ थी इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ था वही सिंडिकेट जो उन्हें सत्ता में लाया था। और ये लड़ाई अपने चरम पर पहुंची 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में। सिंडिकेट ने अपने कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी का नाम आगे किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने बगावत कर दी। उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी को निर्दलीय लड़ने के लिए कहा और कांग्रेस के सभी एमपीज और एमएलए से अपील की कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। नतीजा, सिंडिकेट का कैंडिडेट हार गया और इंदिरा गांधी का कैंडिडेट जीत गया। ये सिंडिकेट के लिए बहुत बड़ी हार थी। बस इसी हार के बाद कांग्रेस का टूटना तय हो गया। पार्टी ऑफिशियली 2 हिस्सों में बंट गई। सिंडिकेट वाले गुट को कहा गया कांग्रेस ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और इंदिरा गांधी के गुट को कहा गया कांग्रेस आर मतलब रिक्विजिशनिस्ट। इसे आप पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस की लड़ाई भी कह सकते हैं। पार्टी टूटने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई, यानी उनके पास सरकार चलाने के लिए जरूरी सांसद नहीं थे। अब उन्हें अपनी ताकत वापस पाने के लिए एक नई और मजबूत रणनीति की जरूरत थी। यहीं पर इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने प्रिवी पर्स खत्म करने का ऐलान कर दिया। प्रिवी पर्स वो सरकारी पैसा और सुविधाएं थीं जो आजादी के बाद देश के पुराने राजे महाराजाओं को दी जाती थीं। इस एक फैसले से उन्होंने अपनी इमेज गरीबों और आम लोगों के नेता के तौर पर बना ली। और इसी सोच से निकला वो नारा जिसने भारतीय राजनीति का इतिहास बदल दिया, गरीबी हटाओ। ये एक बहुत ही सीधा, सरल लेकिन पावरफुल नारा था जो सीधे देश के करोड़ों गरीबों, दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज के दिल में उतर गया। अब 1973 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि 2 नारों की लड़ाई बन गया। एक तरफ लगभग सारी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनाया और नारा दिया इंदिरा हटाओ, तो दूसरी तरफ अकेली इंदिरा गांधी अपनी पार्टी और कुछ सहयोगियों के साथ खड़ी थी और उनका जवाब था गरीबी हटाओ। ग्रैंड अलायंस को पूरा भरोसा था कि जनता उनके साथ है, लेकिन जब नतीजे आए तो कहानी बिल्कुल पलट चुकी थी। ये इंदिरा गांधी और उनकी नई कांग्रेस की एक जबरदस्त और शानदार वापसी थी। चलिए इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। जहां 1967 में कांग्रेस को 283 सीटें मिली थी, वहीं 1971 में अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने 352 सीटें जीती। ये एक तरफा जीत थी। ग्रैंड अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया। इंदिरा गांधी ने साबित कर दिया कि असली कांग्रेस वही है। तो इस जबरदस्त वापसी की वजह क्या थी?
पहली और सबसे बड़ी वजह थी गरीबी हटाओ का नारा, जो सीधे आम जनता से जुड़ गया। दूसरा, इंदिरा गांधी की छवि एक मजबूत और फैसले लेने वाले नेता की बन गई थी, और इस पर सोने पे सुहागा हुआ 1971 में पाकिस्तान पर मिली शानदार जीत ने, जिसके बाद बांग्लादेश बना। इस जीत ने इंदिरा गांधी को देश का सबसे बड़ा और अनविवाद नेता बना दिया। तो कांग्रेस का दबदबा तो लौट आया था, लेकिन यहां एक सवाल सोचने वाला है। क्या ये वही पुरानी कांग्रेस थी जो नेहरू के दौर में थी, जिसमें अलग अलग विचार के नेताओं की जगह थी, या फिर ये एक नई कांग्रेस का जन्म था, जिसका पूरा सिस्टम, पूरी ताकत सिर्फ एक नेता यानी इंदिरा गांधी के आसपास घूमती थी? ये वो सवाल है जिसने आने वाले सालों के लिए भारतीय राजनीति की दिशा तय कर दी। जरा सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो दशकों तक सत्ता में रही हो और फिर अचानक बिखरने के कगार पर आ जाए। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे ही नाटकीय दौर की कहानी में चलेंगे। बात होगी कांग्रेस पार्टी के संकट की, उसके विभाजन की, और फिर एक करिश्माई नेता के नेतृत्व में उसकी जबरदस्त वापसी की। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से, एक ऐसा दौर जिसे भारत का खतरनाक दशक भी कहा जाता है। ये वो समय था जब देश एक बहुत बड़े मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था। देखिए, 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन ने देश में एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ दिया था, और अचानक ही भारत बिना किसी मजबूत नेतृत्व के कई गंभीर समस्याओं के तूफान में घिर गया। भारत उस समय अपनी स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाली विशाल चुनौतियों से जूझ रहा था। इसमें गहरी गरीबी और असमानता से लेकर युद्ध और गंभीर सूखा तक सब कुछ शामिल था। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने कुछ समय के लिए बागडोर तो संभाली, लेकिन 1966 में उनके आकस्मिक निधन ने उत्तराधिकार का सवाल फिर से खड़ा कर दिया। अब प्रभावशाली कांग्रेस पार्टी के भीतर ही सत्ता के लिए संघर्ष का मंच तैयार हो चुका था। सवाल ये था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इस उथल-पुथल से कौन बाहर निकालेगा? और इस सवाल का जवाब पार्टी के शक्तिशाली पुराने नेताओं के एक सोचे समझे दांव में छिपा था। ये समूह, जिसे सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था, अपने पास अपार शक्ति रखता था। असल में यही कांग्रेस पार्टी के किंग मेकर थे। अब मुकाबला दो लोगों के बीच था। एक तरफ थे अनुभवी लेकिन जिद्दी माने जाने वाले मोरारजी देसाई, और दूसरी तरफ थी नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। सिंडिकेट ने इंदिरा में एक बड़ा मौका देखा। उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी एक ऐसी, कह सकते हैं, एक कठपुतली होंगी जिसे वो अपने इशारों पर नचा सकेंगे, और हुआ भी वही। कांग्रेस सांसदों के गुप्त मतदान में इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को आसानी से हरा दिया, लेकिन सिंडिकेट का ये दांव बहुत जल्द उन पर ही भारी पड़ने वाला था। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। 1967 के आम चुनाव ने कांग्रेस प्रणाली को एक ऐसा ऐतिहासिक झटका दिया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। पहली बार एक सोची समझी विपक्षी रणनीति सामने आई, जो एक बिल्कुल सीधे साधे विचार पर बनी थी: कांग्रेस को बाहर करो। इसे ही गैर कांग्रेसवाद कहा गया। और नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। इतने चौंकाने वाले कि उन्हें भारतीय राजनीति में एक राजनीतिक भूकंप का नाम दिया गया। कांग्रेस केंद्र में सत्ता से तो जैसे तैसे चिपकी रही, लेकिन उसका दबदबा पूरी तरह बिखर चुका था। पार्टी को देश भर में हार का सामना करना पड़ा, और यहां तक कि बड़े बड़े शक्तिशाली नेताओं को भी हार देखनी पड़ी। इस चुनाव के बाद एक और नया राजनीतिक चलन शुरू हुआ: दल बदल, मतलब नेताओं का निजी फायदे के लिए पार्टियां बदलना। और ये इतना आम हो गया था कि इसे एक प्रसिद्ध मुहावरा तक मिल गया, जो उस दौर की राजनीति के नए, तरल और अक्सर अवसरवादी स्वभाव को एकदम सटीक तरीके से दिखाता है। तो चुनाव नतीजों ने इंदिरा गांधी को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बना दिया था। उन्होंने अब अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी, और अब उनका सीधा टकराव उसी सिंडिकेट से था जिसने उन्हें सत्ता में पहुंचाया था। अच्छा, निर्णायक मोड़ आया 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान। ये टाइमलाइन उस बढ़ते संघर्ष को दिखाती है जिसके कारण पार्टी के भीतर एक तरह का खुला युद्ध छिड़ गया था। इस सार्वजनिक टकराव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। इसके जवाब में उनके गुट ने ही असली कांग्रेस होने का दावा कर दिया, और बस पार्टी अब आधिकारिक तौर पर दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक थी सिंडिकेट के नेतृत्व वाली कांग्रेस ओ,
यानी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी थी इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस आर। एक अल्पसंख्यक सरकार का नेतृत्व करते हुए इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। उन्होंने संसद भंग कर दी और लोगों से एक निर्णायक जनादेश लेने के लिए 1971 में मध्यावधि चुनाव करवा दिए। विपक्ष ने इंदिरा हटाओ के सीधे साधे नारे के साथ एक ग्रैंड अलायंस बनाया। इंदिरा गांधी ने इसका जवाब अपने एक शक्तिशाली और लोक लुभावन नारे से दिया। उनका पूरा अभियान सीधे जनता से जुड़ने पर केंद्रित था। उन्होंने ऐसे ठोस वादे किए जो देश के लाखों गरीबों और वंचितों के दिलों में उतर गए। और नतीजा एक आश्चर्यजनक और भारी जीत थी। उनकी नई कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 375 सीटें जीत लीं। उनकी राजनीतिक जीत के फौरन बाद एक बड़ी सैन्य जीत हुई, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसके बाद तो उनकी लोकप्रियता अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गई। तो कांग्रेस सत्ता में लौट आई थी, और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर। लेकिन ये अब पुरानी कांग्रेस नहीं थी। पार्टी के भीतर लोकतंत्र और सामूहिक नेतृत्व की जगह अब एक ही करिश्माई नेता की सर्वोच्चता ने ले ली थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को तो बचा लिया था, लेकिन उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। आज बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक ऐसे दौर की जब सत्ता की नींव तक हिल गई थी, जब एक अकेली नेता ने पूरी की पूरी व्यवस्था को ही चुनौती दे डाली। जी हां, ये कहानी है कांग्रेस सिस्टम के बिखरने और फिर एक नए अंदाज में खड़े होने की। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहते थे, और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा था। सोचिए, देश गरीबी से जूझ रहा था, असमानता चरम पर थी और जगह जगह बंटवारे की बातें हो रही थीं। माहौल ऐसा था कि कई लोगों को लगने लगा था कि भारत का ये लोकतंत्र वाला एक्सपेरिमेंट शायद फेल हो जाएगा। तो चलिए इस पूरी पॉलिटिकल थ्रिलर को समझते हैं। हम देखेंगे कि वो खतरनाक दशक आखिर था क्या, नेहरू के बाद सत्ता के लिए कैसी खींचतान हुई, फिर 1967 में वो कौन सा राजनीतिक भूकंप आया, और हाँ, इंदिरा गांधी और उन्हें सत्ता में लाने वाले किंग मेकर्स के बीच की जंग, कांग्रेस का टूटना और फिर गरीबी हटाओ के नारे के साथ वो जबरदस्त वापसी, सब कुछ देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है उस खतरनाक दशक से। साल था 1964। प्रधानमंत्री नेहरू का निधन हुआ। ये सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। देश मानो एक चौराहे पर आ खड़ा हुआ था। सबके मन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या? नेहरू के बाद कौन? और ये दौर वाकई संकटों का एक सिलसिला ही था। 1964 में नेहरू जी नहीं रहे, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। अगले ही साल 1965 में पाकिस्तान से जंग छिड़ गई, और फिर 1966 में ताशकंद में शास्त्री जी का भी अचानक निधन हो गया। देश को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे थे, और फिर आया 1967 का चुनाव, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। तो शास्त्री जी के अचानक जाने के बाद कांग्रेस के बंद दरवाजों के पीछे असली खेल शुरू हुआ, सत्ता की लड़ाई। आजाद भारत में यह पहली बार हो रहा था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए एक खुला मुकाबला होने जा रहा था। मैदान में दो बड़े नाम थे, एक तरफ मोरारजी देसाई, कद्दावर नेता, बहुत अनुभवी, और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी। पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे ना, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, उन्हें लगा कि इंदिरा को कंट्रोल करना आसान होगा। वो उन्हें बस एक कठपुतली की तरह देख रहे थे। और हुआ भी वही। कांग्रेस के सांसदों के बीच वोटिंग हुई और इंदिरा गांधी जीत गईं। सिंडिकेट ने मोरारजी देसाई के अनुभव पर अपनी राजनीति को तरजीह दी। उन्हें लगा कि एक अनुभवहीन नेता उनकी बात मानेगी, लेकिन ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित होने वाली थी। अब आता है साल 1967। देश में आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, महंगाई बढ़ रही थी, खाने की कमी थी, जनता का गुस्सा मानो उबल रहा था। और इसी माहौल में हुए चौथे आम चुनाव। इन चुनावों ने जो नतीजे दिए वो किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं थे। नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस का वो अजेय किला जिसे कोई हिला नहीं सका था, उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। लोकसभा में पार्टी को सिर्फ 283 सीटें मिली। मतलब बहुमत तो था, लेकिन बहुत ही मामूली। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें हार का शोर कहीं ज्यादा था। और इस झटके का असली अंदाजा तो तब लगा जब खबर आई कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, मतलब जो अपने अपने राज्यों के किंग मेकर माने जाते थे, के कामराज, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष, ये सब अपनी अपनी सीट हार गए। ये अविश्वसनीय था। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? इसके पीछे एक बड़ी वजह थी, एक रणनीति
जिसे नाम दिया गया गैर कांग्रेसवाद। इसे समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़ाया था। इसका फंडा बहुत सिंपल था। सारी विपक्षी पार्टियां, चाहे उनकी सोच कितनी भी अलग क्यों ना हो, एक साथ आ जाओ और बस कांग्रेस को हराओ। और ये आइडिया काम कर गया। चुनाव के बाद तो और भी ज्यादा क्योस मचा। कई राज्यों में विधायकों ने पार्टियां बदलनी शुरू कर दी, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। इसी दौर में वो मशहूर कहावत बनी, आया राम गया राम। इस दल बदल की वजह से कई राज्यों में सरकारें बनी और गिरी और एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया। तो अब देखिए, इंदिरा गांधी के लिए लड़ाई दो तरफा थी। एक तरफ बाहर पूरा विपक्ष एकजुट होकर हमला कर रहा था और दूसरी तरफ पार्टी के अंदर वो उन्हीं किंग मेकर्स को चुनौती दे रही थी जिन्होंने उन्हें कुर्सी पर बिठाया था। यहीं से शुरू हुई इंदिरा बनाम सिंडिकेट की असली जंग। ये सिंडिकेट कौन थे? ये कांग्रेस के बहुत ही पावरफुल सीनियर नेताओं का एक ग्रुप था। के कामराज, एस.के. पाटिल जैसे लोग। असल में पार्टी का पूरा संगठन इन्हीं के कंट्रोल में था और इन्हें पूरी उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी इनके इशारों पर ही चलेंगी। लेकिन सिंडिकेट ने जिसे गूंगी गुड़िया समझा था, वो तो राजनीति की एक माहिर खिलाड़ी निकली। इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे बहुत चालाकी से सिंडिकेट को साइडलाइन करना शुरू कर दिया और अपने वफादार लोगों को आगे बढ़ाया। वो पार्टी के अंदर ही अपनी एक अलग पावर लॉबी बना रही थीं। इंदिरा और सिंडिकेट के बीच ये जो तनाव सुलग रहा था, वो आखिरकार 1969 में फट पड़ा। मौका था राष्ट्रपति चुनाव का, और यहां जो हुआ वो एक खुली बगावत थी। हुआ ये कि सिंडिकेट ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया एन संजीव रेड्डी को, लेकिन इंदिरा गांधी ने बागी तेवर दिखाते हुए निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी को सपोर्ट कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के सांसदों से कहा कि पार्टी लाइन छोड़कर अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। ये एक बहुत बड़ा दाव था और नतीजा, इंदिरा के उम्मीदवार वीवी गिरी चुनाव जीत गए। इस बगावत से नाराज होकर कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को पार्टी से ही निकाल दिया और यहीं पर देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई। एक बनी कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, जो सिंडिकेट की थी, और दूसरी बनी कांग्रेस आर यानी रिक्विजिशनिस्ट, जो इंदिरा गांधी की थी। अब इंदिरा गांधी के पास कांग्रेस का सिर्फ एक धड़ा था। उनकी सरकार लोकसभा में अल्पमत में थी। ऐसे में उन्होंने एक और बड़ा दाव खेला। 1971 में, समय से एक साल पहले ही, उन्होंने लोकसभा भंग कर दी और नए चुनावों का ऐलान कर दिया। वो सीधा जनता की अदालत में जाना चाहती थीं। उनके खिलाफ लगभग सारा विपक्ष एकजुट हो गया। सिंडिकेट वाली पुरानी कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, सबने मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनाया और इस महागठबंधन का एक ही नारा था, एक ही मकसद, इंदिरा हटाओ। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस पूरे चुनाव का नैरेटिव ही बदल दिया। विपक्ष कह रहा था इंदिरा हटाओ, जवाब में उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो सीधे देश की आम जनता, गरीबों के दिल में उतर गया। वो नारा था, गरीबी हटाओ। और नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। ये एक राजनीतिक सुनामी थी। इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर और उसके सहयोगियों ने मिलकर 375 सीटें जीती और वो जो बड़ा सा ग्रैंड अलायंस बना था, वो 50 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाया। ये एक तरफा जीत थी। 1971 की ये जबरदस्त जीत और इसके ठीक बाद पाकिस्तान पर मिली जीत ने इंदिरा गांधी को देश की सबसे ताकतवर और निर्विवाद नेता बना दिया। उन्होंने कांग्रेस को फिर से सत्ता के शिखर पर तो पहुंचा दिया था, लेकिन ये अब पुरानी वाली कांग्रेस नहीं थी। ये इंदिरा की कांग्रेस थी, जो पूरी तरह उनकी अपनी छवि में गढ़ी गई थी। तो उस खतरनाक दशक ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस सिस्टम को टूटने से बचाया और उसे फिर से खड़ा भी किया, लेकिन एक बड़ा सवाल पीछे छूट गया। क्या कांग्रेस को बचाने की इस प्रक्रिया में उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के चरित्र को ही बदल दिया था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहस आज भी होती है। चलिए, आज भारतीय राजनीति के एक ऐसे दिलचस्प दौर में चलते हैं जहां देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पहले बिखरने की कगार पर पहुंच गई और फिर एक बिल्कुल नए अंदाज में वापस आई। ये कहानी है चुनौती की और फिर उसी चुनौती से हुई एक नई शुरुआत की। तो 1960 का जो दशक था ना, उसे कई लोग खतरनाक दशक कहते थे। और भाई क्यों ना कहते, देश गरीबी, असमानता और तरह तरह के क्षेत्रीय विभाजनों से जूझ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो एक नौजवान देश के वजूद पर ही संकट आ गया हो। कहानी में पहला बड़ा मोड़ आया 1964 में, जब प्रधानमंत्री नेहरू का निधन हो गया। देश के सामने एक बड़ा सवाल था, अब कौन? खैर,
कमान संभाली लाल बहादुर शास्त्री ने, लेकिन उनका कार्यकाल भी आसान नहीं था। 1965 में पाकिस्तान से जंग, देश में भयंकर सूखा और फिर सिर्फ 2 साल बाद 1966 में ताशकंद में उनकी भी अचानक मृत्यु हो गई। इन्हीं मुश्किल हालात के बीच शास्त्री जी ने देश को एक ऐसा नारा दिया जो आज तक हमारी जुबान पर है, जय जवान जय किसान। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस मुश्किल दौर में देश के सैनिकों और किसानों को सम्मान देने का एक तरीका था। सोचिए, 2 साल के अंदर दूसरी बार देश नेतृत्व के संकट में था और सवाल फिर वही था, अब कौन? इस बार ये फैसला सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी पावर गेम की शुरुआत करने वाला था। अब मुकाबला था 2 बड़े नेताओं के बीच। एक तरफ थे मोरारजी देसाई, जो एक बहुत अनुभवी और वरिष्ठ नेता थे, और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी, नेहरू जी की बेटी। उन्हें इस वक्त राजनीति में थोड़ा कम अनुभवी माना जाता था, लेकिन उनके नाम के साथ एक बहुत बड़ी विरासत जुड़ी थी। तो फैसला हुआ कैसे? यहीं पर सीन में एंट्री होती है सिंडिकेट की। ये कांग्रेस के अंदर के कामराज जैसे बड़े बड़े पावरफुल नेताओं का एक ग्रुप था। उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी अनुभवहीन है, तो हम जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेंगी, मतलब वो हमारे कंट्रोल में रहेंगी। बस इसी सोच के साथ सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को अपना समर्थन दे दिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो बन गईं, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का एक पूरा पहाड़ खड़ा था। देश की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, मॉनसून फेल हो गया था, महंगाई आसमान छू रही थी और बेरोजगारी वो तो थी ही। मतलब हालात एक बड़े राजनीतिक तूफान के लिए बिल्कुल तैयार थे। लोगों के इस गुस्से को समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने सही वक्त पर भांप लिया। उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी दी, गैर कांग्रेसवाद। फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, कांग्रेस लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसे हराने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां, चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी हो, एक साथ आ जाओ। मकसद सिर्फ एक, कांग्रेस को हटाओ। और जब 1967 के चुनाव के नतीजे आए तो वो सच में चौंकाने वाले थे। कांग्रेस को लोकसभा में सीटें मिली 283। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुमत है। बिल्कुल, बहुमत तो था, लेकिन जिस कांग्रेस का बरसों से एक छत्र राज था, उसके लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। इसे राजनीतिक भूकंप का नाम दिया गया, और सही भी था। सोचकर देखिए, पहली बार कांग्रेस की जमीन इस तरह खिसकी थी। 9 राज्यों में सरकार हाथ से चली गई और के कामराज जैसे पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज अपनी सीट तक हार गए। इन्हीं चुनावों ने भारतीय राजनीति को एक नया मुहावरा भी दिया, आया राम गया राम। ये उस दौर के लिए था जब विधायक एक पार्टी के टिकट पर जीतते और फिर फायदे के लिए फौरन दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे। ये जुमला आज भी राजनीतिक मौका परस्ती के लिए इस्तेमाल होता है। तो बाहर तो विपक्षी पार्टियां मजबूत हो ही रही थीं, लेकिन असली लड़ाई तो अब कांग्रेस के अंदर ही शुरू होने वाली थी। एक तरफ थी इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ वही सिंडिकेट जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। सिंडिकेट को जो लगा था कि इंदिरा उनके कंट्रोल में रहेंगी, वो अब अपनी ताकत दिखाने को तैयार थीं। और ये टकराव खुलकर सामने आया 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में। सिंडिकेट ने अपना उम्मीदवार उतारा, एन संजीव रेड्डी। इंदिरा गांधी ने भी पलटवार किया और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को एक आजाद उम्मीदवार की तरह लड़ने को कहा। फिर उन्होंने कांग्रेस के सांसदों से अपील की कि वो पार्टी को नहीं, अपने अंतरात्मा की आवाज को वोट दें। नतीजा, इंदिरा के उम्मीदवार वीवी गिरी जीत गए। ये सिंडिकेट के मुंह पर एक तमाचा था। इस हार के बाद तो पार्टी का टूटना लगभग तय हो गया। कांग्रेस के अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को पार्टी से ही निकाल दिया और कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट गई। सिंडिकेट वाली पुरानी कांग्रेस कहलाई कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, और इंदिरा गांधी के ग्रुप वाली नई कांग्रेस कहलाई कांग्रेस आर। अब इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। उन्हें अपनी सरकार बचाने और अपनी एक अलग पहचान बनाने की जरूरत थी। तो उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने उन्हें गरीबों की नजर में हीरो बना दिया, प्रिवी पर्स को खत्म करना। ये वो पैसा और भत्ता था जो आजादी के बाद से पुराने राजा महाराजाओं को मिलता था। इंदिरा ने इसे बंद करने का ऐलान कर दिया। इसी गरीब परस्त एजेंडे के साथ 1971 के चुनावों के लिए इंदिरा गांधी ने वो नारा दिया जो इतिहास का हिस्सा बन गया, गरीबी हटाओ। दूसरी तरफ सारे विपक्ष ने मिलकर एक ही नारा लगाया, इंदिरा हटाओ। इंदिरा ने इसे बड़ी होशियारी से देश के अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई बना दिया। और जनता पर इस नारे का असर आप कह सकते हैं जादू जैसा हुआ। नतीजे इतने एक तरफा थे कि सब देखते रह गए।
सारी विपक्षी पार्टियों का जो ग्रैंड अलायंस बना था वो 40 सीटें भी नहीं जीत पाया। वहीं इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर और उसके गठबंधन ने 375 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की। इस शानदार जीत में अकेले इंदिरा की कांग्रेस आर ने 352 सीटें जीती थीं। ये एक ऐसा पॉलिटिकल कमबैक था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। इंदिरा गांधी ने न सिर्फ अपनी सरकार बचाई बल्कि कांग्रेस के उस दबदबे को फिर से कायम कर दिया जो 1967 में खोता हुआ दिख रहा था। तो हाँ, कांग्रेस की सत्ता में वापसी तो हो गई, लेकिन ये अब वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं थी। ये एक नई कांग्रेस थी, एक ऐसी पार्टी जो अब संगठन या बहुत सारे नेताओं पर नहीं बल्कि पूरी तरह से एक करिश्माई नेता यानी इंदिरा गांधी और उनकी लोकप्रियता पर टिकी हुई थी। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये कांग्रेस की पुनर्स्थापना थी या उसकी एक नई पहचान थी? क्या कांग्रेस पार्टी बच गई थी या हमेशा के लिए बदल गई थी? ये सिर्फ एक पार्टी की अंदरूनी लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के उस मोड़ की कहानी है जब पार्टी से बड़ा नेता का कद हो गया। और इस बदलाव का असर शायद आज भी हमारी राजनीति में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक ऐसे दशक के बारे में, एक ऐसा दौर जो इतना उथल-पुथल भरा था कि मानो भारत टूट ही जाएगा। ये वो दशक था जिसने एक बहुत बड़े राजनीतिक साम्राज्य को गिरते हुए देखा और साथ ही उसकी सबसे विवादास्पद नेता को उभरते हुए भी। आज हम उसी कहानी की परतों को खोलेंगे, देखेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी बिखरी और फिर कैसे राख से दोबारा खड़ी हो गई, और इस पूरी प्रक्रिया ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो 1960 का दशक, इसे डेंजरस डेकेड यानी खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। पर ऐसा क्यों? वजह ये थी कि उस दौर में गरीबी, असमानता और अलग-अलग इलाकों के बीच जो बंटवारे थे वो इतने बढ़ गए थे कि ऐसा लगने लगा था कि भारत की नींव ही हिल जाएगी। मतलब देश की एकता और अखंडता पर एक सीधा खतरा मंडरा रहा था। चलिए इस उथल-पुथल को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, नेहरू जी के दौर में एक तरह की स्थिरता थी, लेकिन उनके बाद भारत पर जैसे एक के बाद एक संकटों की बौछार हो गई। 1964 में नेहरू जी का निधन हुआ। उनके बाद आए लाल बहादुर शास्त्री जी, लेकिन उनका कार्यकाल भी चुनौतियों से भरा रहा। 1965 का भारत पाक युद्ध, फिर देश में भयंकर सूखा, और फिर 1966 में ताशकंद में रहस्यमयी हालात में शास्त्री जी का भी निधन हो गया। मतलब देश ने 2 साल में 2 प्रधानमंत्री खो दिए थे। और इन्हीं मुश्किल हालात के बीच प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने देश को एक बहुत ही शक्तिशाली नारा दिया, जय जवान जय किसान। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये उस वक्त की जरूरत थी। इसने एक तरफ तो सीमा पर लड़ रहे जवानों का हौसला बढ़ाया और दूसरी तरफ सूखे से जूझ रहे किसानों को सम्मान दिया। इस एक नारे ने मानो पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया, एक नई हिम्मत दी। शास्त्री जी के जाने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? 2 बड़े नाम सामने आए। एक तरफ थे मोरारजी देसाई, एक बड़े कद्दावर और बहुत अनुभवी नेता, और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी, जिनके साथ अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की विरासत तो थी, लेकिन राजनीतिक अनुभव के मामले में वो देसाई के सामने कहीं नहीं टिकती थीं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है जब सिंडिकेट की एंट्री होती है। अब ये सिंडिकेट क्या था? ये कांग्रेस पार्टी के अंदर के कुछ बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का एक ग्रुप था, जो असल में पार्टी को कंट्रोल करते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि इंदिरा अनुभवहीन है, वो उनके इशारों पर चलेंगी और असली पावर पर्दे के पीछे से सिंडिकेट के हाथ में ही रहेगी। लेकिन सिंडिकेट ने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। उनकी सारी योजनाओं पर और असल में कांग्रेस के दशकों पुराने दबदबे पर 1967 के आम चुनावों में एक जबरदस्त ब्रेक लगने वाला था। नतीजे इतने हैरान करने वाले थे कि उन्हें राजनीतिक भूकंप का नाम दिया गया। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया। 283 ये वो नंबर है लोकसभा सीटों का जो कांग्रेस 1967 में जीत पाए। हाँ, सरकार बनाने के लिए बहुमत तो था, लेकिन ये कांग्रेस के इतिहास का तब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। सोचिए, एक पार्टी जो हमेशा भारी बहुमत से जीतती आई हो, उसके लिए ये आंकड़ा एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी। तो इस राजनीतिक भूकंप का असर कितना गहरा था? देखिए, झटका सिर्फ केंद्र में नहीं लगा था। कांग्रेस 9 राज्यों में अपनी सरकार नहीं बना पाई। पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज, यहां तक कि सिंडिकेट के सबसे बड़े नेता के कामराज, वो भी अपनी सीट हार गए।
और यहीं से भारत में गठबंधन सरकारों के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई। अच्छा, विपक्ष के इस जीत के पीछे एक बड़ी सोच काम कर रही थी जिसे नाम दिया गया गैर कांग्रेसवाद। इसे आगे बढ़ाया था समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने। उनका तर्क बड़ा सीधा सा था कि भाई सारी विपक्षी पार्टियां, चाहे आपकी विचारधारा एक दूसरे से कितनी भी अलग क्यों ना हो, अभी के लिए एक साथ आ जाओ। पहला मकसद है कांग्रेस को हराना। 1967 के चुनावों के बाद एक और नया ट्रेंड शुरू हुआ, दल बदल का। मतलब नेता अपनी पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में जाने लगे। और इसी से जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा है। हरियाणा के एक विधायक थे गयानाल, उन्होंने तो हद ही कर दी। एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली। और बस तभी से भारतीय राजनीति में दल बदल करने वालों के लिए ये मशहूर कहावत बन गई, आया राम गया राम। चुनाव में इस खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के अंदर की लड़ाई अब खुलकर सड़क पर आ गई। एक तरफ थी इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ वही सिंडिकेट जो उन्हें सत्ता में लाया था। ये पार्टी के अंदर पावर कंट्रोल की एक खुली जंग थी। और ये टकराव अपने चरम पर पहुंचा 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में। सिंडिकेट ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया एन संजीव रेड्डी को। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक बड़ा दाव खेला। उन्होंने पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ जाकर उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को समर्थन दे दिया और कांग्रेस के सांसदों से कहा कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट दे। नतीजा सबको चौंकाने वाला था। इंदिरा के उम्मीदवार वीवी गिरी चुनाव जीत गए। ये सिंडिकेट के लिए एक बहुत बड़ी और सार्वजनिक हार थी। इस राष्ट्रपति चुनाव के बाद तो बात एकदम साफ हो गई थी। अब कांग्रेस एक नहीं रह सकती थी। पार्टी औपचारिक तौर पर 2 हिस्सों में टूट गई। सिंडिकेट वाले गुट को कहा गया कांग्रेस ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और इंदिरा गांधी के गुट को कहा गया कांग्रेस आर यानी रिक्विजिशनिस्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो महान विभाजन अब पूरा हो चुका था। पार्टी टूटने का मतलब था कि इंदिरा गांधी की सरकार अब अल्पमत में थी, मतलब उनके पास बहुमत नहीं था। अब उन्हें अपनी ताकत साबित करने के लिए सीधे जनता के पास जाना था। तो उन्होंने एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया 1971 में समय से पहले चुनाव कराने का। और वो चुनाव में एक ऐसे नारे के साथ उतरी जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। और वो नारा था गरीबी हटाओ। बहुत ही सीधा लेकिन बहुत शक्तिशाली नारा। इसने सीधे देश के गरीबों और पिछड़े तबके के लोगों के दिलों को छू लिया। एक तरफ सारा विपक्ष एकजुट होकर इंदिरा हटाओ का नारा लगा रहा था, तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने बड़ी होशियारी से इस पूरी लड़ाई को इंदिरा बनाम विपक्ष से हटाकर इंदिरा बनाम गरीबी बना दिया। तो 1971 का चुनावी मैदान पूरी तरह सज चुका था। एक तरफ थी इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर, जिनके साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई थी, और दूसरी तरफ था एक ग्रैंड अलायंस, एक महागठबंधन। इसमें लगभग सारी बड़ी विपक्षी पार्टियां शामिल थीं, कांग्रेस ओ, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भी कई दल। अपने गरीबी हटाओ के नारे को और वजन देने के लिए इंदिरा गांधी ने एक और बड़ा चुनावी वादा किया, प्रिवी पर्स को खत्म करने का। अब ये प्रिवी पर्स क्या था? ये दरअसल पुराने राजे महाराजाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाला एक स्पेशल भत्ता और कुछ खास सुविधाएं थीं। तो जब इंदिरा ने इसे खत्म करने की बात की तो उनकी छवि गरीबों के मसीहा के तौर पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। तो इस बड़े महामुकाबले का नतीजा क्या निकला? क्या सारा विपक्ष मिलकर इंदिरा गांधी को हरा पाया, या फिर इंदिरा गांधी ने एक ऐसी वापसी की जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी? चलिए देखते हैं 1971 के जनादेश ने क्या फैसला सुनाया। ये वापसी वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं थी। याद है 1967 में कांग्रेस को सिर्फ 283 सीटें मिली थी। इस बार 1971 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने अकेले दम पर 352 सीटें जीती। ये एक ऐसी पॉलिटिकल कमबैक थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और अगर हम पूरे गठबंधन की सीटों को मिला दें तो इंदिरा गांधी की तरफ 375 सीटें थीं, और वो ग्रैंड अलायंस, वो बड़े बड़े दावों वाला महागठबंधन 40 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। ये एक तरफा जीत थी जिसने सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था। तो आखिर इस जबरदस्त जीत के पीछे क्या वजह थी? कई चीजें एक साथ काम कर रही थी। एक तो उनका साफ और पॉजिटिव नारा गरीबी हटाओ, फिर प्रिवी पर्स खत्म करने जैसी प्रो पुअर नीतियां, इंदिरा गांधी की अपनी करिश्माई और डिसाइसिव लीडरशिप, और फिर इन सब पर सोने पर सुहागा हुआ चुनाव के ठीक बाद 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली शानदार जीत ने उनकी लोकप्रियता को बुलंदी पर पहुंचा दिया। कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर से कायम हो चुका था। तो कांग्रेस पार्टी वापस अपने शिखर पर तो आ गई थी,
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये वही पुरानी कांग्रेस थी जो नेहरू के जमाने में थी, या फिर इस पतन और फिर इस जबरदस्त उदय के दौर ने एक बिल्कुल नई कांग्रेस को जन्म दिया था? एक ऐसी कांग्रेस जिसका तौर तरीका, जिसका संगठन और जिसका नेतृत्व सब कुछ पहले से एकदम अलग था। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक ऐसे भूचाल वाले दौर की जब देश की सबसे ताकतवर पार्टी कांग्रेस लगभग बिखरने की कगार पर पहुंच गई थी, और फिर सिर्फ एक नेता के दम पर उसने एक ऐसी वापसी की जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब कोई राजनीतिक परिवार जो दशकों से देश चला रहा हो अचानक अपना सबसे बड़ा नेता खो दे? ये सवाल हमें सीधा ले जाता है साल 1964 में, जब जवाहरलाल नेहरू के निधन ने भारत को एक अनिश्चित भविष्य के मुहाने पर ला खड़ा किया था। हम बात कर रहे हैं 1960s के दशक की, एक ऐसा दौर जिसे खतरनाक दशक का नाम दिया गया, और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ थी। देश गरीबी, सामाजिक भेदभाव और अलग अलग राज्यों से उठ रही अलगाव की आवाज़ों से जूझ रहा था। जरा सोचिए, नेहरू जी के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2 साल के अंदर ही ताशकंद में उनका भी अचानक निधन हो गया। इसी बीच देश ने पाकिस्तान के साथ जंग भी लड़ी और भयानक सूखे का सामना भी किया। भारत के सामने एक बहुत बड़ा लीडरशिप का संकट खड़ा हो गया था। अब कांग्रेस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? एक तरफ थे अनुभवी और मंझे हुए नेता मोरारजी देसाई, और दूसरी तरफ थी एक नया चेहरा इंदिरा गांधी। और हुआ ये कि पार्टी के जो पुराने और ताकतवर नेता थे, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, उन्होंने इंदिरा गांधी का साथ दिया। शायद उन्हें लगा कि एक कम अनुभवी नेता को कंट्रोल करना आसान होगा। कांग्रेस सांसदों के बीच सीक्रेट वोटिंग हुई और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हराकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो बन गईं, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब हम चलते हैं 1967 के उस चुनाव की तरफ, जिसने सही मायनों में भारतीय राजनीति की नींव हिलाकर रख दी थी। विपक्ष ने इस मौके को पहचाना और एक नई रणनीति अपनाई, गैर कांग्रेसवाद। इसके पीछे दिमाग था समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था, सारी विपक्षी पार्टियां, भले ही उनकी विचारधारा एक दूसरे से कितनी ही अलग क्यों ना हो, सिर्फ एक मकसद के लिए एक साथ आ जाएं, कांग्रेस को हराना। और इस रणनीति का असर चुनावों में साफ साफ दिखा। आप देखिए, 1962 में जहां कांग्रेस के पास 361 सीटें थीं, वो 1967 में लुढ़क कर आ गईं सिर्फ 283 पर। पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस को लोकसभा में इतना कमजोर बहुमत मिला था। ये एक बहुत बड़ा झटका था। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये इतना बड़ा झटका था कि उस दौर के जानकारों ने इसे पॉलिटिकल अर्थक्वेक यानी राजनीतिक भूकंप का नाम दे दिया। पहली बार कांग्रेस का दबदबा इस तरह से टूटा था। कई बड़े बड़े कांग्रेसी दिग्गज अपने ही चुनाव हार गए थे। इस पॉलिटिकल अर्थक्वेक ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अब किसी एक पार्टी के दबदबे का दौर खत्म हो रहा था और इसकी जगह ले रहा था गठबंधनों और दल बदल का एक नया दौर। और इसी दौर ने राजनीति को एक नया शब्द भी दिया, दल बदल। मतलब कोई नेता एक पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीतता और फिर अपने फायदे के लिए किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता। उस वक्त की अस्थिरता को एक जुमला है जो बड़े मजेदार तरीके से बताता है। आया राम गया राम का मुहावरा मशहूर हो गया, जो दिखाता था कि नेताओं के लिए पार्टी बदलना कितना आम हो गया था, और इसी वजह से सरकारें बहुत अस्थिर हो गई थीं। एक तरफ तो विपक्ष की चुनौती थी ही, लेकिन अब असली लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही शुरू हो चुकी थी। ये लड़ाई थी इंदिरा गांधी और उन्हीं पुराने ताकतवर नेताओं के बीच जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। तो आखिर ये सिंडिकेट था कौन? ये कांग्रेस के वो दिग्गज नेता थे जिनका पार्टी के संगठन पर पूरा कंट्रोल था। उन्होंने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था। उनकी सोच ये थी कि इंदिरा उनके कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। यहां पर दोनों के लक्ष्य बिल्कुल अलग थे। सिंडिकेट चाहता था कि सरकार का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रहे, जबकि इंदिरा गांधी अपना खुद का पावर बेस बनाना चाहती थी। वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहती थी। यहीं से टकराव की नींव पड़ी। ये अंदरूनी खींचतान बढ़ती गई और आखिर में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंची जहां पार्टी ही टूट गई। ये भारतीय राजनीति के सबसे बड़े विभाजनों में से एक था। ये पूरा टकरावना 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में खुलकर सामने आया। सिंडिकेट ने अपने उम्मीदवार एन संजीव रेड्डी को खड़ा किया।
इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने सीधी बगावत कर दी। उन्होंने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने के लिए कहा और कांग्रेस के सांसदों से अपील की कि वो पार्टी के उम्मीदवार को नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। नतीजा, सिंडिकेट हार गया और इंदिरा के उम्मीदवार वीवी गिरी राष्ट्रपति बन गए। इस खुली बगावत का नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन। पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। सिंडिकेट के नेतृत्व वाली पुरानी कांग्रेस कहलाई कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या कांग्रेस ओ, और इंदिरा गांधी के गुट वाली पार्टी कहलाई कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट या कांग्रेस आर। अपनी समाजवादी और गरीबों की हिमायती वाली इमेज को और मजबूत करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक और बड़ा दांव खेला, प्रीवी पर्स को खत्म करने का। ये वो स्पेशल भत्ता था जो भारत सरकार विलय होने वाले राजघरानों को देती थी। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। कैसे इंदिरा गांधी, जो अब पार्टी के सिर्फ एक गुट की नेता थीं, ने एक ऐसी शानदार राजनीतिक वापसी की जिसने सबको हैरान कर दिया। इस पूरी वापसी की नींव रखी गई एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद असरदार नारे पर, गरीबी हटाओ। देखिए, विपक्ष का नारा था इंदिरा हटाओ, लेकिन इंदिरा ने इसे सीधे देश के आम आदमी के मुद्दे से जोड़ दिया। इस एक नारे ने देश के करोड़ों गरीबों और पिछड़े लोगों को सीधा इंदिरा गांधी से कनेक्ट कर दिया। और 1971 के चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया। 1967 में जहां कांग्रेस महज 283 सीटों पर सिमट गई थी, वहीं अब इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर और उसके साथियों ने मिलकर 375 सीटें जीत लीं। ये एक जबरदस्त वापसी थी। तो इस शानदार जीत के पीछे वजहें क्या थीं? कई बातें थीं। गरीबी हटाओ का लोक लुभावन एजेंडा, 1971 में पाकिस्तान पर वो ऐतिहासिक जीत जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ, और इंदिरा गांधी की एक मजबूत और फैसले लेने वाले नेता की छवि। कांग्रेस का दबदबा तो लौट आया था, लेकिन अब यह पार्टी संगठन की नहीं बल्कि एक सबसे ताकतवर नेता की कांग्रेस थी। तो यहां आकर एक सवाल खड़ा होता है, कांग्रेस पार्टी तो वापस आ गई, लेकिन किस कीमत पर? अब सत्ता संगठन में नहीं बल्कि पूरी तरह से एक नेता के हाथों में सिमट गई थी। भारतीय लोकतंत्र के लिए इस बदलाव का क्या मतलब था? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों की राजनीति में गूंजता रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई राजनीतिक राजवंश जो बिल्कुल बिखरने की कगार पर हो, वो न सिर्फ वापस आए बल्कि पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे? आज हम इसी की कहानी समझेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस दौर की जब वो अपने सबसे बड़े संकट से गुजरी और फिर एक नेता की छवि में पूरी तरह से बदल गई। देखिए, ये सिर्फ चुनाव जीतने या हारने की कहानी नहीं है। ये कहानी है सत्ता की, धोखे की और एक देश की आत्मा के लिए लड़ी गई एक जबरदस्त लड़ाई की। ये कहानी है कि कैसे एक नेता जिसे कई लोग कमजोर समझ रहे थे, उसने राजनीति का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। 1960 के दशक को खतरनाक दशक का नाम यूं ही नहीं मिला था। सोचिए, देश गरीबी से जूझ रहा है, अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है और ऊपर से भाषा और क्षेत्र के नाम पर देश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। माहौल में एक तूफान सा था, एक ऐसा दौर जब भारत का भविष्य ही दांव पर लगा हुआ था। तो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है 1964 में, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। उनके जाने के बाद देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया, एक पावर वैक्यूम, और यहीं से शुरू हुआ अनिश्चितता का एक बिल्कुल नया दौर। अब सवाल था कि नेहरू के बाद कौन? तो सबकी सहमति से लाल बहादुर शास्त्री को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। वो एक बहुत ही सम्मानित नेता थे, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी पहाड़ जैसी थीं। देश में खाने की कमी थी, अर्थव्यवस्था डामाडोल थी और सीमा पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। शास्त्री जी का कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन बहुत असरदार रहा। उन्होंने 1965 के युद्ध में देश को लीड किया और सूखे की मार झेल रहे देश को जय जवान जय किसान जैसा ताकतवर नारा दिया। इस नारे ने सैनिकों और किसानों दोनों को देश की रीढ़ की हड्डी के तौर पर सम्मान दिया। लेकिन फिर 1966 में ताशकंद में अचानक उनकी मृत्यु हो गई और देश एक बार फिर वहीं खड़ा हो गया, नेतृत्व के संकट में। शास्त्री जी के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर ही प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए एक जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई। और यह सिर्फ एक कुर्सी की लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसा संघर्ष था जो पार्टी और देश दोनों की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस पूरी खींचतान के सेंटर में था सिंडिकेट। अब ये सिंडिकेट क्या था? यूं समझिए कि ये कांग्रेस के कुछ बहुत ही सीनियर और ताकतवर नेताओं का एक ग्रुप था। पर्दे के पीछे से असली पावर उन्हीं के हाथ में थी।
वो किंग मेकर थे जिनकी मर्जी के बिना पार्टी में कुछ भी होना लगभग नामुमकिन था। प्रधानमंत्री पद के लिए दो नाम सबसे आगे थे। एक तरफ थे मोरारजी देसाई, जो बहुत अनुभवी और सख्त सिद्धांतों वाले नेता माने जाते थे, और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी, नेहरू जी की बेटी। उन्हें उस वक्त ज्यादातर लोग अनुभवहीन मानते थे, लेकिन उनमें अपने पिता वाला करिश्मा और राजनीतिक सूझबूझ जरूर थी। तो सिंडिकेट ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि इंदिरा अनुभवहीन है, तो उन्हें कंट्रोल करना आसान होगा और सरकार पर उनका दबदबा बना रहेगा। और इसी के साथ इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन इंदिरा गांधी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी फूलों की सेज नहीं थी। 1967 का आम चुनाव उनके लिए और दशकों से चली आ रही कांग्रेस की बादशाहत के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित होने वाला था। इस चुनाव में एक नई चीज देखने को मिली, गैर कांग्रेसवाद। ये नारा दिया था समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने। इसका सीधा सा मतलब था, चाहे हमारी विचारधारा कुछ भी हो, पहले सब मिलकर कांग्रेस को हराओ। विपक्ष ने देश की खराब आर्थिक हालत पर जनता के गुस्से को भुनाने की पूरी कोशिश की। और नतीजे कांग्रेस के लिए एक भूकंप के झटके जैसे थे। हाँ, वो लोकसभा में जैसे तैसे अपनी सरकार तो बना पाए, लेकिन सीटें मिली सिर्फ 283। आजादी के बाद ये कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन था। ये एक साफ संकेत था कि अब कांग्रेस का दबदबा पहले जैसा नहीं रहा। 1967 के नतीजों को राजनीतिक भूकंप क्यों कहा गया, इसकी वजहें भी थीं। कांग्रेस 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई, यहां तक कि पार्टी के अध्यक्ष के कामराज तक चुनाव हार गए। यहीं से भारत में एक गठबंधन सरकारों और अस्थिरता का एक नया दौर शुरू हो गया। इसी दौर में एक नया मुहावरा भी मशहूर हुआ, आया राम गया राम। ये कहानी हरियाणा के एक विधायक गयालाल की है, जिन्होंने अपने फायदे के लिए एक ही दिन में 3 बार पार्टियां बदलीं। ये उस समय की राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। चुनाव में इस झटके के बाद कांग्रेस के अंदर की लड़ाई और भी तेज हो गई। अब ये लड़ाई सिर्फ इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच की नहीं थी, ये लड़ाई पार्टी की आत्मा के लिए थी, उसकी विचारधारा के लिए थी। इस लड़ाई की असली वजह ये थी कि इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट की कठपुतली बनने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे बड़े फैसले लिए, राजा महाराजाओं को मिलने वाले प्रिवी पर्स को खत्म करने की बात की। ये फैसले सिंडिकेट की पुरानी सोच के बिल्कुल खिलाफ थे और इसने सीधे टकराव को जन्म दिया। और ये टकराव अपने चरम पर पहुंचा 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में। सिंडिकेट ने अपना उम्मीदवार उतारा नीलम संजीव रेड्डी को। इंदिरा गांधी ने भी पलटवार किया और उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार वीवी गिरी को अपना समर्थन दे दिया। उन्होंने कांग्रेस के सांसदों से कहा कि अपनी अंतरात्मा के आवाज पर वोट दें, और नतीजा, वीवी गिरी जीत गए। ये सिंडिकेट की ताकत पर एक जोरदार तमाचा था। इस घटना के बाद पार्टी का टूटना तय था। 1969 में कांग्रेस औपचारिक रूप से 2 हिस्सों में बैठ गई। एक तरफ थी सिंडिकेट वाली पुरानी कांग्रेस, जिसे कहा गया कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस, जिसे कहा गया कांग्रेस आर यानी रिक्विजिशनिस्ट्स। पार्टी टूटने के बाद सबने मान लिया था कि इंदिरा गांधी की सरकार अब गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने न सिर्फ अपनी सरकार बचाई, बल्कि एक ऐसी जबरदस्त वापसी की योजना बनाई जिसके तहत वो पार्टी को अपनी छवि में ढालने वाली थी और सीधे जनता के पास जाकर अपने विरोधियों को हमेशा के लिए चुप कराने वाली थी। उनकी इस रणनीति का एक बड़ा हथियार था प्रिवी पर्स को खत्म करना। ये एक तरह का स्पेशल पेमेंट था जो पुराने राजा महाराजाओं को मिलता था। इस मुद्दे को उठाकर इंदिरा गांधी ने खुद को अमीरों और राजघरानों के खिलाफ और आम आदमी के साथ खड़ा दिखाया। और फिर आया उनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, गरीबी हटाओ का नारा। ये एक बहुत ही सिंपल, सीधा और ताकतवर संदेश था। ये नारा देश के करोड़ों गरीब लोगों की उम्मीदों से सीधे जुड़ गया, जो एक बेहतर जिंदगी का सपना देख रहे थे। 1971 के चुनाव के नतीजे सच में हैरान कर देने वाले थे। इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर और उसके साथियों ने मिलकर 375 सीटें जीतीं, और सिंडिकेट वाली कांग्रेस हो, वो सिर्फ 16 सीटों पर सिमट कर रह गईं। ये एक ऐसी जबरदस्त जीत थी जिसने भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी के दौर की शुरुआत कर दी। इस चुनावी जीत के कुछ ही महीनों बाद 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ। भारत की शानदार जीत और बांग्लादेश के जन्म ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचा दिया।
अब उन्हें एक ऐसी नेता के तौर पर देखा जाने लगा जो देश को किसी भी मुश्किल से निकाल सकती है। तो इस तरह कांग्रेस पार्टी का एक नया जन्म हुआ। लेकिन ये अब वो पुरानी कांग्रेस नहीं थी, ये एक नई पार्टी थी जो पूरी तरह से एक करिश्माई और ताकतवर नेता के इर्द गिर्द बनी थी। और यहीं से एक बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ। जब कोई एक नेता इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाए तो फिर लोकतंत्र का भविष्य क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत आज भी ढूंढ रहा है। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे दौर की बात करेंगे जब देश की सबसे ताकतवर पार्टी बिखरने की कगार पर पहुंच गई थी। ये कहानी है कांग्रेस प्रणाली के संकट और फिर उसकी एक हैरान कर देने वाली वापसी की। सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे? इस कहानी को समझने के लिए हमें 1960s के दशक में लौटना होगा। एक ऐसा दौर जिसे भारत के लिए खतरनाक दशक कहा गया था, और इसकी वजह भी बहुत बड़ी थी। देखिए, 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू का निधन वो सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, वो एक युग का अंत था। और उनके जाते ही भारत एक साथ कई संकटों के चक्रव्यूह में फंस गया। इसे खतरनाक दशक यूं ही नहीं कहा गया, असल में चुनौतियां हर तरफ से आ रही थीं। जरा कल्पना कीजिए, देश में भयंकर गरीबी और गैर बराबरी थी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा था, और मानो इतना काफी न हो कि मानसून भी फेल हो गया, जिससे देश में गंभीर सूखा पड़ गया। और इन सब के बीच 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग भी छिड़ गई। हालात ऐसे थे कि लग रहा था देश का ताना बाना ही बिखर जाएगा। उस दौर में घटनाएं बहुत तेजी से बदल रही थीं। 1964 में नेहरू का निधन हुआ और फिर 1966 में ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी अचानक मृत्यु हो गई। सिर्फ 2 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, अब कौन? तो अगले नेता का चुनाव कोई आसान फैसला नहीं होने वाला था। इसने सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो खींचतान चल रही थी उसे सबके सामने ला दिया। ये एक सीधी लड़ाई होने वाली थी, इंदिरा बनाम देसाई। एक तरफ थे मोरारजी देसाई, एक कद्दावर अनुभवी नेता, और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी, राजनीति में थोड़ी नई, लेकिन हां, नेहरू की बेटी होने की एक जबरदस्त विरासत उनके साथ थी। लेकिन इस पूरी लड़ाई में असली ताकत तो पर्दे के पीछे थी। इन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं का एक गुट। उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें लगा कि वो उन्हें आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। पर यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी साबित होने वाली थी। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन उनकी असली परीक्षा 1967 के आम चुनाव में होनी थी। उस समय देश एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था और लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। और इस बार विपक्ष बिखरा हुआ नहीं था। पहली बार गैर कांग्रेसवाद नाम की एक रणनीति के तहत सारे विपक्षी दल एक हो गए। उनका एक ही मकसद था, कांग्रेस को किसी भी कीमत पर हराना। जब चुनाव के नतीजे आए ना, तो वो एक झटके की तरह थे। कांग्रेस, जो अब तक अजेय मानी जाती थी, लोकसभा में बहुमत के आंकड़े को बस जैसे तैसे छू पाए, सिर्फ 283 सीटों के साथ। यह सिर्फ सीटों का नुकसान नहीं था, कांग्रेस के कई बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने चुनाव हार गए। ये इतना बड़ा झटका था कि राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे राजनीतिक भूकंप का नाम दे दिया। इस चुनाव के बाद एक नई और बहुत ही अस्थिर राजनीति का दौर शुरू हुआ। ये दौर था दल बदल का। जीते हुए नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने लगे, अक्सर अपने निजी फायदे के लिए। ये चलन इतना आम हो गया कि इसके लिए एक मुहावरा ही बन गया, आया राम गया राम। और ये मुहावरा उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक बन गया। सिंडिकेट याद है? वही जिन्होंने सोचा था कि इंदिरा गांधी उनके इशारों पर चलेंगी। वे बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने अब अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी थी और इससे पार्टी के अंदर एक खुली बगावत शुरू हो गई। ये टकराव 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में अपने चरम पर पहुंच गया। सिंडिकेट ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया तो इंदिरा गांधी ने बगावत कर दी। उन्होंने एक आजाद उम्मीदवार का समर्थन किया और अपने ही सांसदों से कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। नतीजा, इंदिरा का उम्मीदवार जीत गया और कांग्रेस पार्टी 2 टुकड़ों में बंट गई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी वो पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई थी, वो आधिकारिक तौर पर 2 हिस्सों में टूट चुकी थी। एक थी सिंडिकेट की पुरानी कांग्रेस ओ, और दूसरी थी इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस आर। अब इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में थी, लेकिन पीछे हटने की बजाय उन्होंने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया।
उन्होंने सीधे जनता के पास जाने का फैसला किया और एक नए बोल्ड एजेंडे के साथ ताज़ा जनादेश मांगा। उन्होंने अपनी छवि पूरी तरह से बदल दी। अब वह गरीबों की चैंपियन थी। उन्होंने प्रिवी पर्स जैसे शाही विशेषाधिकारों को खत्म करने का वादा करके पुरानी व्यवस्था पर सीधा हमला बोल दिया। और 1971 का पूरा चुनाव अभियान सिर्फ एक नारे पर केंद्रित था, एक ऐसा नारा जो करोड़ों भारतीयों के दिलो दिमाग में बस गया, गरीबी हटाओ। नतीजे सिर्फ चौंकाने वाले नहीं थे, वो एक राजनीतिक सुनामी की तरह थे। इंदिरा की कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और विपक्ष का वो ग्रैंड अलायंस, वो तो पूरी तरह से तबाह हो गया। तो कांग्रेस पार्टी फिर से स्थापित तो हो गई थी, लेकिन ये अब पुरानी कांग्रेस नहीं थी। एक नई कांग्रेस थी जो पूरी तरह से अपनी एक नेता के इर्द गिर्द बनी थी और जिसमें सत्ता पहले से कहीं ज्यादा एक जगह सिमट गई थी। और यहीं से भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा हुआ। जीतने के लिए सत्ता को इस तरह एक जगह इकट्ठा करने की जो कीमत थी, क्या वो पार्टी के अपने अंदरूनी लोकतंत्र को चुकाना पड़ा? सोचिए, एक ऐसा दशक जब भारत का लोकतंत्र उसकी नींव ही दांव पर लग गई थी। आज हम भारतीय राजनीति के उसी तूफानी दौर में चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो संकट, संघर्ष और एक जबरदस्त वापसी की है। तो आखिर ऐसा क्या था? क्यों 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा गया? चलिए समझते हैं उस कॉकटेल को, गरीबी, युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता का वो खतरनाक कॉकटेल जिसने भारत को एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो इस कहानी को हम 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये दशक इतना खतरनाक था क्यों, फिर नेहरू के बाद क्या हुआ, सत्ता की लड़ाई कैसे शुरू हुई, 1967 का वो राजनीतिक भूकंप क्या था वो, इंदिरा ने अपने ही किंग मेकर्स को कैसे चुनौती दी, फिर देखेंगे कांग्रेस का वो बड़ा बंटवारा और आखिर में गरीबी हटाओ के नारे ने कैसे पूरी बाजी पलट दी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, ये दशक शुरू ही हुआ एक तूफान के साथ, एक ऐसा तूफान जिसमें सूखा भी था, युद्ध भी था और समाज में भी काफी उथल-पुथल थी। मतलब देश की नींव तक हिल गई थी। तो भारत एक साथ कई लड़ाइयां लड़ रहा था। एक तरफ पाकिस्तान से जंग, मॉनसून का धोखा, सूखा, लेकिन सिर्फ बाहरी चुनौतियां नहीं थीं। देश के अंदर गरीबी, असमानता, सांप्रदायिक तनाव, ये सब मिलकर एक विस्फोटक माहौल बना रहे थे। और फिर 1964 में वो हुआ जिसने सबको हिला दिया, जवाहरलाल नेहरू का निधन। सोचिए, एक विशाल पेड़ गिर गया हो और अब सवाल ये था कि जो खाली जगह बनी है उसे भरेगा कौन? शास्त्री जी आए और सब कुछ काफी आराम से हो गया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, देश को युद्ध में लीड किया, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही उनका अचानक निधन हो गया और बस कांग्रेस के अंदर सत्ता के लिए एक जबरदस्त और कह सकते हैं एक कड़वी लड़ाई शुरू हो गई। अब मैदान में 2 बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ मोरारजी देसाई, बहुत सीनियर लीडर, अनुभवी, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी। तो ये लड़ाई थी अनुभव और विरासत की। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे जिन्हें सिंडिकेट कहते थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। उन्हें लगा कि ये अनुभवहीन है, हमारे इशारों पर चलेंगी, लेकिन वो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने किसे चुन लिया है। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन उनकी असली परीक्षा भी बाकी थी। सत्ता में आए उन्हें बस 1 साल ही हुआ था और सामने आ गए 1967 के आम चुनाव। एक ऐसा चुनाव जो भारतीय राजनीति का नक्शा ही बदलने वाला था। और जब नतीजे आए तो उन्हें राजनीतिक भूकंप कहा गया। और ये कोई मजाक नहीं था, ये सच में एक भूकंप ही था। कांग्रेस का जो दशकों पुराना किला था, उसकी दीवारें हिल गई थीं। कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत तो मिल गया, 283 सीटें मिली, लेकिन ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। वो जो एक हवा थी ना कि कांग्रेस को कोई हरा ही नहीं सकता, वो हवा निकल गई थी। पहली बार कांग्रेस कमजोर नजर आ रही थी। और बात सिर्फ सीटों की नहीं थी, बड़े बड़े दिग्गज हार गए। के कामराज, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता था, वो खुद अपनी सीट हार गए। एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष, मतलब संदेश बिल्कुल साफ था, अब कोई भी सेफ नहीं है। और इसी माहौल ने जन्म दिया आया राम गया राम की राजनीति को।
कहानी एक विधायक गयालाल की है, जिन्होंने कथित तौर पर एक पखवाड़े के भीतर 3 बार पार्टियां बदली। ये उस दौर के राजनीतिक अवसरवाद का कह सकते हैं एक प्रतीक बन गया। तो बाहर तो ये सब चल ही रहा था, लेकिन अब लड़ाई कांग्रेस के अंदर शुरू होने वाली थी। एक तरफ थी इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ वही लोग जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था, यानी किंग मेकर्स। ये जो सिंडिकेट था, ये पार्टी के पुराने ताकतवर नेताओं का ग्रुप था। उन्हें लगता था कि इंदिरा गांधी उनके कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन इंदिरा गांधी अपने हिसाब से चलना चाहती थी और यहीं से टकराव की शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे सिंडिकेट को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। वो अपने फैसले खुद लेने लगीं, अपनी टीम बनाने लगीं। एक तरह से उन्होंने उन लोगों को ही चुनौती दे दी जिन्होंने उन्हें कुर्सी तक पहुंचाया था, और ये लड़ाई अब खुलकर सामने आने वाली थी। और फिर आया 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी के वजूद की लड़ाई थी, और इस जंग का मैदान अब पूरी तरह सज चुका था। तो हुआ ये कि सिंडिकेट ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया एन संजीव रेड्डी को, लेकिन इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को सपोर्ट कर दिया, जो एक आज़ाद उम्मीदवार थे, और उन्होंने कांग्रेस के सांसदों से कहा, पार्टी की नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। नतीजा, इंदिरा के उम्मीदवार जीत गए। ये एक ऐसा दाव था जिसने सिंडिकेट को चारों खाने चित कर दिया और कांग्रेस पार्टी टूट गई। तो अब कांग्रेस एक नहीं, 2 थी। एक थी कांग्रेस ओ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिंडिकेट वाले पुराने नेता थे, और दूसरी थी कांग्रेस आर, जिसकी नेता थी इंदिरा गांधी, जो एक नई और रैडिकल राजनीति का चेहरा थी। अब इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। उनके पास एक ही रास्ता था, एक बहुत बड़ा जुआ खेलना। उन्होंने 1971 में चुनाव करा दिए, मतलब समय से पहले। वो सीधे जनता की अदालत में चली गई। सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए। उन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनाया और नारा दिया, इंदिरा हटाओ। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने एक ऐसा नारा दिया जो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। और नतीजा हैरान करने वाला था। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक सुनामी थी। कांग्रेस आर और उसके सहयोगियों को 375 सीटें मिलीं। इंदिरा गांधी अब भारत की सबसे ताकतवर नेता के तौर पर उभरी, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसी साल के आखिर में 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस जीत ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचा दिया। अब वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थी, वो एक आइकॉन बन चुकी थी। तो इस तरह इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को फिर से खड़ा तो कर दिया, लेकिन ये अब एक नई कांग्रेस थी, जो पूरी तरह से उनकी अपनी छवि में ढली हुई थी। उन्होंने कांग्रेस सिस्टम को बचाया, या कह सकते हैं उसे रिस्टोर किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रक्रिया में उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के स्वभाव को ही हमेशा के लिए बदल दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहस आज भी जारी है। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे दौर की बात करेंगे जो उथल-पुथल से भरा हुआ था। ये वो दशक था जब देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने सबसे बड़े संकट से गुजरी और फिर एक बिल्कुल नए अंदाज में वापस भी लौटी। चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो बात शुरू होती है 1960s के दशक से। इसे अक्सर भारत का खतरनाक दशक या डेंजरस डेकेड कहा जाता है। पर ऐसा क्यों? वजह थी देश के सामने खड़ी बड़ी बड़ी चुनौतियां, जैसे गरीबी, बढ़ती हुई असमानता और ऊपर से भाषा और क्षेत्र के नाम पर जो विभाजन हो रहे थे वो अलग। ये ऐसी समस्याएं थीं जो इस नए नए बने देश के वजूद पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही थी। और इसी माहौल में देश के राजनीतिक नेतृत्व में भी एक के बाद एक बड़े बदलाव हुए। जरा सोचिए, सिर्फ 2 साल के अंदर क्या क्या हो गया। 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू का निधन हो गया, उनकी जगह लाल बहादुर शास्त्री जी आए। फिर 1965 में भारत को पाकिस्तान के साथ जंग लड़नी पड़ी और 1966 में प्रधानमंत्री शास्त्री का भी अचानक निधन हो गया। इन घटनाओं ने देश की टॉप लीडरशिप में एक खालीपन सा पैदा कर दिया था। इसी दोहरे संकट के बीच प्रधानमंत्री शास्त्री ने देश को एक ऐसा नारा दिया जो आज भी गूंजता है, जय जवान जय किसान। देखिए, सिर्फ एक नारा नहीं था, ये देश की 2 सबसे बड़ी चुनौतियों का सीधा जवाब था। एक तरफ सीमा पर हमारे जवान लड़ रहे थे और दूसरी तरफ देश के अंदर किसान अनाज की कमी से जूझ रहे थे।
शास्त्री जी के अचानक जाने से प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। एक तरफ थे मोरारजी देसाई, एक बहुत ही अनुभवी और सीनियर लीडर जो बॉम्बे के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी, नेहरू जी की बेटी, जो शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में सूचना मंत्री थी। तो ये लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई थी पुराने स्थापित अनुभव और एक नई पीढ़ी की राजनीति के बीच। अब इस सत्ता के खेल में एक और बड़ा खिलाड़ी था जिसे सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। ये कौन थे? ये कांग्रेस के वो पुराने पावरफुल नेता थे जिनका पूरी पार्टी के संगठन पर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन पर, जबरदस्त कंट्रोल था। और उन्होंने फैसला किया कि वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे। शायद उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी नई है, अनुभव कम है, तो वो उनके इशारों पर ही चलेंगी। लेकिन हुआ कुछ और ही। जब कांग्रेस के सांसदों के बीच गुप्त मतदान हुआ तो नतीजा चौंकाने वाला था। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को 2/3 बहुमत से हरा दिया और देश के प्रधानमंत्री बन गई। ये पार्टी के अंदर उनकी एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत थी। प्रधानमंत्री की कुर्सी इंदिरा गांधी के लिए सच कहें तो कांटों का ताज साबित हुई। खासकर 1967 के आम चुनाव से ठीक पहले देश की हालत बहुत खराब थी। जबरदस्त आर्थिक संकट था। मॉनसून फेल होने से सूखा पड़ गया, कारखानों में प्रोडक्शन घट गया और महंगाई और बेरोजगारी तो मानो आसमान छू रहे थे। देश के इसी मुश्किल माहौल का फायदा उठाने के लिए विपक्ष एक बिल्कुल नई रणनीति लेकर सामने आया। इसे नाम दिया गया गैर कांग्रेसवाद। यह आइडिया समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का था। उनका कहना था कि सारी विपक्षी पार्टियां, भले ही उनकी विचारधारा कितनी भी अलग क्यों ना हो, उन्हें एक साथ आ जाना चाहिए, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, कांग्रेस को सत्ता से हटाना। और फिर आया 1967 का लोकसभा चुनाव। जब इसके नतीजे आए ना, तो एक नंबर सामने आया, 283। कांग्रेस को मिली सिर्फ 283 सीट्स। आजादी के बाद ये कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन था। ये मामूली बात नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक गिरावट थी जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। इसीलिए 1967 के चुनाव नतीजों को पॉलिटिकल अर्थक्वेक यानी राजनीतिक भूकंप कहा गया। सोचिए, कांग्रेस पहले बार 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई। इतना ही नहीं, सिंडिकेट के कामराज जैसे कई बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी सीट तक हार गए। ये एक साफ संकेत था कि कांग्रेस का जो एक छत्र राज था वो अब खत्म हो रहा है। इस चुनाव के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में एक नई चीज शुरू हुई जो बहुत अस्थिर करने वाली थी। एक मुहावरा चल पड़ा, आया राम गया राम। ये दल बदल की राजनीति थी। मतलब विधायक अपने निजी फायदे के लिए रातों रात पार्टियां बदल रहे थे। इससे सरकारों में अस्थिरता और भी ज्यादा बढ़ गई। चुनाव के इन नतीजों ने कांग्रेस के अंदर ही एक नई लड़ाई छेड़ दी। ये सीधी टक्कर थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उन्हें सत्ता में लाने वाले सिंडिकेट के बीच। इंदिरा गांधी अब अपनी आजादी और अपनी ताकत साबित करना चाहती थी, जबकि सिंडिकेट उन पर अपना कंट्रोल वापस पाना चाहता था। और ये सत्ता का संघर्ष अपने चरम पर पहुंचा 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में। सिंडिकेट ने पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार के तौर पर एन संजीव रेड्डी को चुना, लेकिन इंदिरा गांधी ने यहां एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार वीवी गिरी को अपना समर्थन दे दिया और कांग्रेस के सांसदों से अपील की कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। नतीजा क्या हुआ? वीवी गिरी चुनाव जीत गए। ये सिंडिकेट की सीधी और बहुत बड़ी हार थी। इस खुली बगावत का नतीजा क्या होना था? पार्टी का टूटना। 1969 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आधिकारिक तौर पर 2 हिस्सों में बंट गई। एक थी सिंडिकेट के नेताओं वाली कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी थी इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आर यानी रिक्विजिशनिस्ट। अब अपनी पार्टी की कमान पूरी तरह हाथ में लेकर इंदिरा गांधी ने एक समाजवादी और गरीबों के हक वाली राजनीति को अपना एजेंडा बनाया, और इसका एक बहुत बड़ा कदम था प्रिवी पर्स को खत्म करना। ये क्या था? ये वो स्पेशल भत्ता और सुविधाएं थीं जो भारत में शामिल होने के समय पुराने राजघरानों को दी गई थीं। और फिर आया वो नारा जिसने 1971 के चुनाव की पूरी कहानी ही बदल दी। इंदिरा गांधी एक बहुत ही पावरफुल और सीधे सरल संदेश के साथ जनता के बीच गईं, गरीबी हटाओ। ये एक ऐसा नारा था जो देश के करोड़ों गरीब लोगों की उम्मीदों से सीधे तौर पर जुड़ गया। तो 1971 का चुनावी मैदान साफ तौर पर 2 खेमों में बंट चुका था।
एक तरफ था विपक्ष का ग्रैंड अलायंस, जिसमें लगभग सभी बड़ी गैर कांग्रेसी और गैर कम्युनिस्ट पार्टियां एक साथ आ गई थीं, और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर, जिसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन किया था। और नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले थे। अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने 352 सीटें जीत लीं। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक जबरदस्त चुनावी वापसी थी जिसने सारे राजनीतिक जानकारों को गलत साबित कर दिया था। जरा इन आंकड़ों को देखिए, सिर्फ 4 साल में कांग्रेस की किस्मत कैसे पलटी। 1967 में जहां पार्टी सिर्फ 283 सीटों पर सिमट गई थी, वहीं 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उसने 352 सीटों की एक शानदार जीत हासिल की। और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तो इंदिरा गांधी के गठबंधन ने 375 सीटों का भारी बहुमत हासिल कर लिया। इस जबरदस्त जीत ने न सिर्फ कांग्रेस के दबदबे को फिर से कायम किया, बल्कि इंदिरा गांधी को पार्टी और देश की सबसे बड़ी और निर्विवाद नेता बना दिया। तो सवाल उठता है कि इस शानदार वापसी के पीछे वजह क्या थी? पहली और सबसे बड़ी वजह थी गरीबी हटाओ का नारा, जो सीधे जनता के दिल तक पहुंचा। दूसरा, प्रिवी पर्स खत्म करने जैसे गरीब समर्थक फैसले। तीसरा, 1971 की जंग में उनका मजबूत नेतृत्व। और आखिर में एक बिखरा हुआ विपक्ष, जिसके पास कोई एक मजबूत चेहरा या दिशा नहीं थी। इस पूरी कहानी ने कांग्रेस को सत्ता में तो वापस ला दिया, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ गया। क्या ये वही पुरानी कांग्रेस पार्टी थी, या फिर ये भारतीय राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत थी, जहां पार्टी संगठन से ज्यादा महत्व एक करिश्माई नेता का हो गया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज हमें आज भी सुनाई देती है। आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे तूफानी दौर की, जब सत्ता की बुनियाद हिल गई थी और एक नेता ने अपने दम पर पूरी की पूरी व्यवस्था को ही चुनौती दे डाली थी। ये कहानी है कांग्रेस सिस्टम के सामने आई चुनौतियों की और फिर उसके एक नाटकीय अंदाज में वापस उठ खड़े होने की। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से। एक ऐसा दौर जो भारत के लिए इतना मुश्किल और अनिश्चितताओं से भरा था कि उसे खतरनाक दशक का नाम तक दे दिया गया। ये वो समय था जब चारों तरफ चुनौतियां थीं, संघर्ष थे और राजनीतिक भूचाल आने वाला था। इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि कैसे नेहरू के जाने के बाद लीडरशिप का एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। फिर बात करेंगे 1967 के चुनावों की, जिसने सच में एक राजनीतिक भूकंप ला दिया था। और फिर देखेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी अपनी ही पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं से भिड़ गई, जिसके कारण कांग्रेस का वो ऐतिहासिक बंटवारा हुआ। और आखिर में कैसे गरीबी हटाओ के एक नारे ने सत्ता में एक जबरदस्त वापसी करवाई। तो चलिए सबसे पहले उस दौर को समझते हैं, वो खतरनाक दशक जिसने इस पूरे राजनीतिक ड्रामा की जमीन तैयार की। देखिए, 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है और भारत अचानक एक चौराहे पे आके खड़ा हो जाता है। देश में भयानक गरीबी थी, खाने की कमी थी, मॉनसून फेल हो रहे थे और ऊपर से सांप्रदायिक और क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ रहे थे। हालात इतने खराब थे कि ऐसा लगने लगा था कि क्या देश की एकता और लोकतंत्र बच भी पाएगा। नेहरू, जो सालों तक भारत के सबसे बड़े और निर्विवाद नेता रहे, उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैर रहा था। अब देश को कौन संभालेगा? ये पहली बार था जब कांग्रेस पार्टी के अंदर लीडरशिप के लिए एक खुला और सीरियस मुकाबला देखने को मिल रहा था। शुरुआत में तो लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में ये बदलाव बहुत शांति से हो गया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ताशकंद में उनकी अचानक मौत ने देश और पार्टी दोनों को एक बार फिर से उसी संकट में डाल दिया। अब मैदान में 2 बड़े दावेदार थे। एक तरफ थे अनुभवी और कद्दावर नेता मोरारजी देसाई और दूसरी तरफ थी नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। उस वक्त पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी अनुभवहीन है और वो उनके कंट्रोल में रहेंगी। और हुआ भी वही जो सिंडिकेट ने सोचा था। कांग्रेस सांसदों के बीच एक सीक्रेट वोटिंग हुई और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को 2/3 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। वो प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी को अपनी पहली और सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था, 1967 के आम चुनाव। और ये चुनाव भारतीय राजनीति में एक ऐसा भूकंप लाने वाले थे जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। देखिए, आजादी के बाद पहली बार सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गईं। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने एक थ्योरी दी, गैर कांग्रेसवाद,
इसका मतलब सीधा सा था, अपनी अपनी विचारधारा को साइड में रखो और एक साथ मिलकर कांग्रेस को हराओ। और ये रणनीति जबरदस्त काम कर गई। जो नतीजे आए वो सच में एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक थे। कांग्रेस ने लोकसभा में तब तक का अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया। जैसे तैसे केंद्र में तो सरकार बच गई, लेकिन देश के 9 राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। इस हार के गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगता है कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज थे, जो खुद को अजेय मानते थे, वो अपनी ही सीटों से चुनाव हार गए। ये एक तरह से कांग्रेस के एक छत्र राज के खत्म होने की शुरुआत थी। इन्हीं चुनावों के बाद भारतीय राजनीति में एक नई चीज शुरू हुई, दल बदल। सरकारें बनाने और गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त होने लगी, और इसी दौर में वो मशहूर मुहावरा बना, आया राम गया राम। चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को बेशक कमजोर किया, लेकिन इसने इंदिरा गांधी को एक मौका भी दिया। अब पार्टी के अंदर ही एक नई और बड़ी जंग शुरू होने वाली थी। ये जंग थी इंदिरा गांधी और उन्हीं लोगों के बीच जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। इस पूरी जंग के सेंटर में था सिंडिकेट। याद है, कांग्रेस के वही शक्तिशाली नेता, वो किंग मेकर्स, जिन्होंने ये सोचकर इंदिरा को पीएम बनाया था कि असली सरकार तो पर्दे के पीछे से वो ही चलाएंगे। लेकिन सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उन्होंने किसी की कठपुतली बनने से साफ मना कर दिया। उन्होंने अपने हिसाब से फैसले लेने शुरू किए, अपने वफादार लोगों की टीम बनाई और धीरे धीरे उन्हीं किंग मेकर्स को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। इंदिरा और सिंडिकेट के बीच ये जो खींचतान चल रही थी, वो अब अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। बस एक चिंगारी की देर थी और एक बड़ा धमाका होने वाला था, जो कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता। और वो चिंगारी थी 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। सिंडिकेट ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, एन संजीव रेड्डी को, लेकिन इंदिरा गांधी ने बगावत कर दी। उन्होंने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया और कांग्रेस के सांसदों से कहा कि पार्टी के आदेश को भूलकर अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। नतीजा, इंदिरा के उम्मीदवार वीवी गिरी चुनाव जीत गए। ये सिंडिकेट के मुंह पर तमाचा था। गुस्से में पार्टी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को ही पार्टी से निकाल दिया और बस कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट गई। अब एक कांग्रेस नहीं थी, 2 थीं। एक थी सिंडिकेट की कांग्रेस ओ, यानी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे लोग पुरानी कांग्रेस कहने लगे, और दूसरी थी इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर, यानी रिक्विजिशनिस्ट, जो नई कांग्रेस के नाम से जानी गई। अब इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में थी, यानी उनके पास बहुमत नहीं था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव खेला। उन्होंने लोकसभा भंग करके समय से पहले ही चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। वो अपना केस सीधे जनता की अदालत में ले गईं। उनके खिलाफ लगभग सारी बड़ी विपक्षी पार्टियां, जिसमें पुरानी कांग्रेस भी शामिल थीं, सब एक हो गईं। इस गठबंधन को नाम दिया गया ग्रैंड अलायंस, और इन सब का एक ही एजेंडा, एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी ने इस नेगेटिव कैंपेन का जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त और पॉजिटिव नारे से दिया, गरीबी हटाओ। उन्होंने चुनाव को व्यक्तिगत लड़ाई से हटाकर अमीरों और गरीबों के बीच की लड़ाई बना दिया। ये एक ऐसा संदेश था जो देश के करोड़ों आम लोगों के दिल को छू गया। जब नतीजे आए तो सब देखते रह गए। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक राजनीतिक सुनामी थी। इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने मिलकर 375 सीटें जीती, जबकि वो पूरा का पूरा ग्रैंड अलायंस 40 सीटों पर सिमट कर रह गया। इंदिरा गांधी ने न सिर्फ कांग्रेस को फिर से खड़ा किया, बल्कि उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया था। तो इस तरह अपनी पार्टी को पूरी तरह से अपनी छवि में ढालकर इंदिरा गांधी ने न सिर्फ कांग्रेस सिस्टम को एक नई जिंदगी दी, बल्कि भारतीय राजनीति के काम करने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने ये साबित किया कि एक करिश्माई नेता सीधे जनता से जुड़कर पुरानी व्यवस्था को भी तोड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आज भी पूछा जाता है, क्या इस प्रक्रिया में लोकतंत्र की कीमत पर पार्टी संगठन को कमजोर कर दिया गया? ये एक ऐसी बहस है जो आज तक जारी है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे दौर की जो उथल-पुथल, चुनौतियों और बड़े बदलावों से भरा हुआ था। 1960s का दशक, जिसे भारत में खतरनाक दशक भी कहा गया। पर ऐसा क्यों? आखिर क्या था इस दौर में जो इसे इतना मुश्किल और कह सकते हैं खतरनाक बना रहा था? चलिए समझते हैं। देखिए, देश उस वक्त बहुत सारी मुश्किलों से एक साथ जूझ रहा था। चारों तरफ गरीबी थी, आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा थी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ रहे थे, और ऊपर से खाने का भी संकट था। ये सारी समस्याएं तब और भी ज्यादा बढ़ गईं जब देश ने अपने पहले प्रधानमंत्री को खो दिया। तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश की कमान संभाली लाल बहादुर शास्त्री ने।
आइए उनके इस दौर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, उनका कार्यकाल 1964 से 66 तक बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन चुनौतियों से भरा हुआ था। एक तरफ पाकिस्तान से जंग, दूसरी तरफ देश में भयंकर सूखा। इन सब के बावजूद लोग उन्हें आज भी उनकी सादगी और उसूलों के लिए याद करते हैं। और इसी मुश्किल दौर में उन्होंने देश को एक बहुत ही शक्तिशाली नारा दिया, जय जवान जय किसान। मतलब एक तरफ सीमा पर लड़ता जवान और दूसरी तरफ खेत में काम करता किसान, दोनों ही देश की रीढ़ हैं। संकट के समय में सबको एक साथ लाने का ये एक जबरदस्त तरीका था। लेकिन फिर शास्त्री जी का ताशकंद में अचानक निधन हो गया और देश एक बार फिर नेतृत्व के संकट में खड़ा था। और इस बार दो बिल्कुल अलग सोच वाले नेता आमने सामने थे। तो एक तरफ थे मोरारजी देसाई, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर, अनुभवी, बंबई के मुख्यमंत्री रह चुके थे, नेहरू की कैबिनेट में मंत्री थे। और दूसरी तरफ थीं इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, शास्त्री जी की सरकार में वो सूचना मंत्री थीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्हें पार्टी के जो बड़े पुराने और पावरफुल नेता थे ना, जिन्हें सिंडिकेट कहते थे, उनका पूरा सपोर्ट था। और हुआ ये कि पार्टी ने इंदिरा गांधी को ही चुना। कांग्रेस सांसदों के बीच एक सीक्रेट वोटिंग हुई और उन्हें 2/3 बहुमत मिला। लेकिन ये जीत असल में पार्टी के अंदर एक बहुत बड़े टकराव की शुरुआत थी। प्रधानमंत्री बनने के बस 1 साल बाद ही इंदिरा गांधी को 1967 के आम चुनाव का सामना करना पड़ा। और ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहे थे जब देश में हर तरफ संकट ही संकट था। और पहली बार ऐसा हुआ कि सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ रही थीं, एक ही स्ट्रैटेजी के साथ। इसे नाम दिया गया गैर कांग्रेसवाद। सीधा सा मकसद था, कांग्रेस को हराओ किसी भी तरह। और जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। कांग्रेस को सिर्फ 283 सीटें मिलीं, जो आजादी के बाद से उनका सबसे खराब प्रदर्शन था। इसी को उस वक्त के जानकारों ने राजनीतिक भूकंप का नाम दिया। और ये सिर्फ सीटों का गिरना नहीं था। कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता अपनी सीट हार गए, जिन्होंने खुद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था। मतलब किंग मेकर खुद ही चुनाव हार गए। तो जब कांग्रेस कमजोर हुई तो भारतीय राजनीति में एक नई चीज देखने को मिली। राज्यों में बनने लगी गठबंधन सरकारें, यानी गठबंधन का दौर शुरू हो गया। और इसी के साथ शुरू हुआ अस्थिरता का एक नया दौर, जिसे हम दल बदल के नाम से जानते हैं। मतलब कोई जीता किसी पार्टी के टिकट पर और फिर अपने फायदे के लिए दूसरी पार्टी में चला गया। उस दौर की राजनीति को समझाने के लिए एक मुहावरा बहुत मशहूर हुआ, आया राम गया राम। ये दिखाता था कि कैसे नेता अपनी पार्टियां बदल रहे थे, जिससे कई राज्यों में सरकारें गिर रही थीं और बन रही थीं। चुनाव में पार्टी की इस हालत ने कांग्रेस के अंदर की लड़ाई को और भी हवा दे दी। अब इंदिरा गांधी सीधे सीधे उन्हीं नेताओं के सामने खड़ी थीं जिन्होंने कभी उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था। ये जो ग्रुप था, जिसे सिंडिकेट कहते थे, ये पार्टी के बहुत पावरफुल सीनियर नेताओं का एक ग्रुप था। पार्टी का पूरा संगठन इनके कंट्रोल में था। उन्हें लगा था कि इंदिरा गांधी उनके इशारों पर चलेंगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी एक अलग पहचान और ताकत बनानी शुरू कर दी थी। और ये टकराव सबसे खुलकर सामने आया 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में। सिंडिकेट ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, नीलम संजीव रेड्डी को। लेकिन इंदिरा गांधी ने तब के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर लड़ने के लिए कहा। और फिर उन्होंने कांग्रेस सांसदों से कहा कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें, मतलब अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट देने का खोला इशारा। और हुआ भी वही, वीवी गिरी जीत गए। ये सिंडिकेट पर इंदिरा गांधी की एक बहुत बड़ी जीत थी और अब पार्टी का टूटना लगभग तय था। और आखिर में वो महान पुरानी पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई। एक तरफ थी सिंडिकेट वाली कांग्रेस ओ, यानी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पुरानी कांग्रेस भी कहा गया, और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर, यानी रिक्विजिशनिस्ट, जिसे नई कांग्रेस का नाम मिला। अब इंदिरा गांधी एक माइनॉरिटी सरकार चला रही थीं, तो उन्होंने एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया। उन्होंने संसद भंग कर दी और 1971 में समय से पहले ही चुनाव करवा दिए। और इस बार वो जनता के बीच एक बहुत ही सीधे, सरल और पावरफुल नारे के साथ गईं, गरीबी हटाओ। नतीजा, एक तरफा जीत। विपक्ष का जो ग्रैंड अलायंस बना था वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और इंदिरा की कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 375 सीटें जीती। ये एक जबरदस्त बहुमत था। इस शानदार जीत ने न सिर्फ कांग्रेस के दबदबे को वापस लौटाया, बल्कि अब पूरी की पूरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी।
तो उस खतरनाक दशक की कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे संकट के समय में राजनीतिक सिस्टम सिर्फ टूटते नहीं हैं, बल्कि वो पूरी तरह से बदल जाते हैं, एक नया रूप ले लेते हैं, और कैसे एक अकेले नेता का विजन एक पूरी पार्टी की और शायद एक पूरे देश की दिशा बदल सकता है। आज हम भारतीय राजनीति की एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बिखरने की कगार पर पहुंच गई और फिर एक नेता के दम पर ऐसी वापसी की जिसने हमेशा हमेशा के लिए सत्ता का खेल ही बदल दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? कोई राजनीतिक राजवंश जो सब कुछ खोने की कगार पर हो, वो अचानक पहले से भी बड़ी एक जबरदस्त जीत कैसे हासिल कर सकता है? चलिए इस दिलचस्प दास्तान में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1960s के दशक से, एक ऐसा दौर जिसे भारत के लिए खतरनाक दशक भी कहा जाता था। और ऐसा क्यों था, आइए देखते हैं। देखिए, 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहने की कई वजहें थीं। एक तरफ तो देश गरीबी, असमानता और बंटवारे जैसी बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन ने देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था कि अब देश को कौन संभालेगा। नेहरू जी के बाद 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध और देश में पड़ा भयानक सूखा, और फिर जनवरी 1966 में ताशकंद में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। देश एक बार फिर नेतृत्व के संकट में आ खड़ा हुआ। अब इस नेतृत्व संकट के बीच कांग्रेस पार्टी के भीतर जो असली ताकत थी वो कुछ और ही लोगों के हाथों में थी। ये थे पार्टी के किंग मेकर, और अब उनका शक्ति प्रदर्शन शुरू होने वाला था। और ये लोग थे सिंडिकेट। ये कांग्रेस के वो दिग्गज, वो पुराने नेता थे जिनका पार्टी के संगठन पर पूरा का पूरा कंट्रोल था। के कामराज से लेके एस निजलिंगप्पा तक ये वो लोग थे जिनकी मर्जी के बिना पार्टी में पत्ता तक नहीं हिलता था। शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए दो मुख्य दावेदार सामने आए। एक तरफ थे मोरारजी देसाई, जो एक बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी नेता थे, और दूसरी तरफ थीं इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, जिन्हें सिंडिकेट का पूरा समर्थन मिला हुआ था। तो सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को क्यों चुना? उन्हें लगा कि अनुभव कम होने की वजह से इंदिरा जी उनके इशारों पर चलेंगी और सत्ता का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहेगा। बस इसी सोच के साथ उन्होंने पार्टी के सांसदों के बीच एक गुप्त मतदान करवाया और इंदिरा गांधी को मोरारजी देसाई पर जीत दिलवा दी। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। सिंडिकेट का ये दाव बहुत जल्द उल्टा पड़ने वाला था। इसका पहला और सबसे बड़ा झटका लगा 1967 के आम चुनावों में, एक ऐसा चुनाव जिसने भारतीय राजनीति में सचमुच भूचाल ला दिया। चुनावों से ठीक पहले देश कई गंभीर समस्याओं से घिरा हुआ था। एक तो भयानक आर्थिक संकट था, मॉनसून फेल होने से सूखा पड़ा था, रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा, और ऊपर से बढ़ती कीमतें और बेरोजगारी से लोग त्रस्त थे। मतलब माहौल पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ था। और इसी माहौल का फायदा उठाने के लिए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने एक नई रणनीति पेश की। उन्होंने इसे नाम दिया गैर कांग्रेसवाद। इसका मतलब सीधा सा था, कांग्रेस को हराना है तो सभी विपक्षी दल, चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी हो, एक साथ आ जाओ। और ये रणनीति काम कर गई। 1967 के चुनाव नतीजों ने सबको हिलाकर रख दिया। कांग्रेस को लोकसभा में आजादी के बाद सबसे कम सिर्फ 283 सीटें मिलीं। ये उस पार्टी के लिए एक जबरदस्त झटका था जिसका देश पर एक छत्र राज हुआ करता था। इन नतीजों को राजनीतिक भूकंप का नाम दिया गया। कांग्रेस न सिर्फ केंद्र में मुश्किल से बहुमत बचा पाई, बल्कि वो 9 राज्यों में सरकार भी नहीं बना सकी। और तो और सिंडिकेट के मुखिया के कामराज जैसे कई दिग्गज कांग्रेसी नेता खुद अपना चुनाव हार गए। इस चुनाव ने एक नई राजनीतिक संस्कृति को भी जन्म दिया। आया राम गया राम, ये मुहावरा उस दौर का प्रतीक बन गया जब चुने हुए विधायक और सांसद रातों रात अपनी पार्टियां बदलने लगे। यहीं से राजनीतिक अस्थिरता और दर बदल का एक नया दौर शुरू हो गया था। इन चुनावी झटकों ने कांग्रेस को बाहर से तो कमजोर किया ही था, लेकिन अब असली लड़ाई पार्टी के अंदर शुरू होने वाली थी। ये थी कांग्रेस बनाम कांग्रेस की लड़ाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे सिंडिकेट को किनारे करना और अपनी सत्ता को मजबूत करना शुरू कर दिया।
वो अब स्वतंत्र रूप से बड़े फैसले लेने लगी थीं जो सिंडिकेट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और इस टकराव का क्लाइमैक्स आया 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में। ये एक सीधी लड़ाई थी, आमने सामने की। सिंडिकेट ने पार्टी अध्यक्ष के जरिए नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार बना दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए खड़ा कर दिया। और यहां इंदिरा गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने कांग्रेस के सांसदों और विधायकों से कहा कि वो पार्टी लाइन भूलकर अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। नतीजा, उनके उम्मीदवार वीवी गिरी चुनाव जीत गए। ये सिंडिकेट के लिए खुली चुनौती थी और जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निकाल दिया। बस इसी के साथ भारत की सबसे पुरानी पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई, सिंडिकेट की कांग्रेस ओ और इंदिरा की कांग्रेस आर। अपनी ही पार्टी से निकाले जाने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। अब सवाल सिर्फ सरकार बचाने का नहीं था, बल्कि ये साबित करने का था कि असली कांग्रेस कौन है। अब शुरू हुई सत्ता की पुनर्स्थापना की जंग। इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही चतुर और लोकप्रिय मुद्दा उठाया, प्रिवी पर्स को खत्म करने का। ये रियासतों के जो पुराने राजा महाराजा थे, उनके परिवारों को सरकार की तरफ से एक विशेष भत्ता मिलता था। इंदिरा गांधी ने इसे खत्म करने का वादा किया, जिससे उन्हें आम लोगों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता मिली। और फिर आया 1971 का मध्यावधि चुनाव, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो पूरे देश में गूंज उठा, गरीबी हटाओ। ये एक सीधा, सरल और शक्तिशाली संदेश था, जिसने विपक्ष के इंदिरा हटाओ के नारे को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। और अब नतीजे देखिए, ये हैरान करने वाले थे। इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर और उसके सहयोगियों ने मिलकर 375 सीटें जीती, जबकि सारे विपक्षी दलों के ग्रैंड अलायंस को 40 से भी कम सीटें मिलीं। ये एक तरफा और जबरदस्त जीत थी। सत्ता की पुनर्स्थापना पूरी हो चुकी थी। और ठीक उसी साल 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत की निर्णायक जीत, जिसके कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसने इंदिरा गांधी की सत्ता और लोकप्रियता को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था। तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी तो हो गई थी, लेकिन ये अब नेहरू की सामूहिक नेतृत्व वाली कांग्रेस नहीं थी। ये इंदिरा की कांग्रेस थी, जो पूरी तरह से एक नेता पर केंद्रित थी। और इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था, जब सत्ता एक ही सर्वशक्तिशाली नेता के हाथ में सिमट जाए तो किसी लोकतंत्र का भविष्य क्या होता है।